अध्याय 01 पवन हिम महाद्वीप। रात धीरे धीरे शांत हो गई और चमकीले तारे दिखाई देने लगे। ढलान पर लगभग 6 साल का एक लड़का अजीब स्थिति में खड़ा था। लड़के के पैर अलग अलग फैले हुए थे। पैर की उंगलियां जमीन को छू रही थी और एड़ियां ऊपर उठी हुई थी। हाथ उसके सिर के ऊपर उठे हुए थे। सिर ऊपर की ओर झुका हुआ था और उसके छोटे से शरीर में एक हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार घूम रही थी। चांदनी चमककर लड़के के शरीर पर छा गई। लड़के ने इस अजीब स्थिति में अपना अभ्यास जारी रखा। आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित किया और इसे अपने मेरिडियन के साथ प्रवाहित किया। धीरे धीरे रात बीत गई। जब चांदनी धुंधली हो गई और उसकी जगह सूरज की पहली किरणें आने लगी तो लड़के ने धीरे से अपनी हथेलियां नीचे कर ली। उसकी आंखें गहरी गहरी पुतलियों को खोलने के लिए खुली, जिससे ऐसा लग रहा था कि उनके भीतर एक मजबूत सुनहरी चमक है। हुआंग शियाओलोग ने बासी हवा की सांस छोड़ी। उसकी आंखें उगते सूरज की ओर देख रही थी। उनके जन्म के दिन से लेकर आज तक उन्हें यहाँ तक आए हुए 7 वर्ष बीत चुके थे। दुनिया, उन्होंने 3 साल की उम्र में बॉडी मेटामॉर्फोसिस स्क्रिप्चर्स का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। अब 4 साल बाद वो तीसरे चरण पाम प्रॉपिंग द स्काई गेट तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। अपने पिछले जीवन में उनके पूर्वजों ने शाओलिन मंदिर के बैनर तले प्रशिक्षण लिया था और बॉडी मेटामॉर्फोसिस शास्त्र उनके पूर्वजों से विरासत में मिले थे। अब तक हुआंग शियाओलोग इस कारण को समझने में असमर्थ थे कि उनके जैसा व्यक्ति, जिसे अपने समय में मार्शल आर्ट के प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, को इस दुनिया में क्यों लाया गया। और हुआंग शियाओलोग को सबसे ज्यादा निराशा इस बात से हुई कि वो एक नवजात शिशु के शरीर में जाग उठा। हुआंग शियाओलोग ने उसकी पतली छोटी भुजाओं को देखा और फूट फूट कर मुस्कुराया। वो अपने पिछले जीवन में 17 वर्ष की आयु तक पहुंच गया था और 14 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद वो 9वें चरण तक बॉडी मेटामॉर्फोसिस शास्त्रों में खुद को प्रशिक्षित करने में कामयाब रहा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ये सब शुरू करना होगा एक बार फिर दोबारा। इस समय हुआंग शियाओलोग ने पहाड़ी की ओर से आते कदमों की धीमी सरसराहट सुनी। हुआंग शियाओलोग को अपने कंधे पर नजर डाले बिना पता चल गया कि यह कौन है और निश्चित रूप से जल्द ही एक प्यारी बचकानी आवाज आई। बड़े भाई, मुझे पता है कि आप यहाँ सूर्योदय देखने आए हैं। पिताजी और माँ आपको ढूंढ रहे हैं। हुआंग शियाओलोग ने अपने कंधे पर नजर डाली और बड़ी गोल आंखों और बालों को 2 लंबी चोटियों में बांधे हुए एक आकर्षक 5 साल की लड़की को छोटी पहाड़ी पर चलते हुए देखा। ये लड़की हुआंग शियाओलोग की बहन हुआंग मिन थी। हुआंग मिन के अलावा हुआंग शियाओलोग का एक और भाई था जो उनसे 3 साल छोटा था, जिसका नाम हुआंग शियाओहाई था। क्या माँ और पिताजी मुझे ढूंढ रहे हैं? हुआंग शियाओलोग ने पूछा। समस्या क्या है? मुझे नहीं पता। हुआंग मिन की आवाज मासूमियत से भरी थी। भाई, चलो वापस चलते हैं। अगर हमें देर हो गई तो माँ और पिताजी तुम्हें मारेंगे। जब हुआंग शियाओलोग ने ये सुना तो वो मुस्कुराया और हुआंग मिन के प्यारे गालों को दबाया और कहा, चलो फिर। हुआंग मिन ने उस जगह को रगड़ा जहां हुआंग शियाओलोग ने उसके छोटे से चेहरे पर चुटकी काटी थी, थपथपाया और फिर बुरे मूड में कहा, भाई, तुम सच में घृणित हो। मैंने तुमसे कहा है, मेरे गाल मत काटो। हालांकि जैसे ही हुआंग मिन ने बोलना समाप्त किया, हुआंग शियाओलोग ने एक बार फिर उसके गालों पर चुटकी काट ली, जो भागते समय दिल खोलकर हंसा। हुआंग मिन ने चिल्लाते हुए उसका पीछा किया, उसे पकड़ने की कोशिश की। भाई, भागो मत। जब तक वे पहाड़ियों के तल पर स्थित हुआंग कबीले की हवेली में नहीं लौट आए, तब तक दोनों भाई पहाड़ी से नीचे उतरते समय खूब मौज मस्ती करते रहे। हालांकि वो अपने पिछले जीवन में पहले से ही 17 वर्ष का था। अपनी बहन हुआंग मिन के साथ रहने से उसके अंदर का बच्चा बाहर आ गया। जल्द ही भाई हुआंग कबीले की हवेली में पहुंचे। हवेली में वापस हुआंग शियाओलोग सीधे पूर्वी प्रांगण के मुख्य हॉल की ओर चला गया। जब वो मुख्य हॉल में पहुंचे तो कुर्सी की सीट पर सफेद वस्त्र पहने लगभग 30 वर्षीय एक अकादमिक दिखने वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था। सिर्फ उसके बगल में एक सुंदर महिला थी। यह विवाहित जोड़ा इस जीवन में हुआंग शियाओलोग के माता पिता थे। उनके पिता हुआंग पेंग और उनकी माँ सुयान। पिताजी, माँ, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? हॉल में प्रवेश करते ही हुआंग शियाओलोग ने पूछा। हुआंग पेंग ने अपनी तलवार की तरह तीखी भौहें उठाई। तुम इतनी सुबह कहाँ भाग गए? ठीक है, बच्चे को मत डराओ, सुयान ने मुस्कुराते हुए कहा। और क्या, कुछ ही दिनों में तुम 7 साल की हो जाओगी। तुम्हारे शरीर में मार्शल भावना को जगाने का समय आ गया है। तुम्हारे पिता और मैं तुम्हें मार्शल हॉल में ले जाने की योजना बना रहे हैं। जागरण समारोह। मार्शल स्पिरिट का जागरण। हुआंग जियाओलोग एक पल के लिए शून्य हो गया। इस दुनिया में इंसानों के शरीर में मार्शल स्पिरिट नाम का अस्तित्व होता है। मानव योद्धाओं की ताकत इन मार्शल आत्माओं की प्रतिभा से निकटता से संबंधित थी और उन्हें निम्न, मध्यम और उच्च में वर्गीकृत किया गया था। ग्रेड 10 या उससे ऊपर की मार्शल स्पिरिट्स को उत्कृष्ट प्रतिभा वाली मार्शल स्पिरिट्स माना जाता था। एक ऐसा अस्तित्व जो चुनौती देता है। प्रिय, किसी की प्रतिभा जितनी अधिक होगी, उसके शरीर के लिए दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना और एक मजबूत योद्धा बनना उतना ही बेहतर होगा। हालांकि ऐसे लोग भी थे जो मार्शल स्पिरिट के बिना पैदा हुए थे और ऐसे लोग भी थे जिनकी मार्शल स्पिरिट अपंग थी, जिससे वे प्रशिक्षण लेने में असमर्थ थे। मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में इन लोगों को बेकार करार दिया गया था।
मार्शल आत्माएं। हुआंग शियाओलोग की आंखों में एक रोशनी चमक उठी क्योंकि वो ये भी जानना चाहता था कि क्या उसके शरीर में कोई मार्शल स्पिरिट है, और यदि है तो वो कौन सी मार्शल स्पिरिट होगी। इसलिए सु यान और हुआंग पेंग हुआंग शियाओलोग को हुआंग कबीले हवेली के मार्शल हॉल में ले आए। जब वे पवित्र हॉल के बाहरी क्षेत्र में पहुंचे तो ये पहले से ही अपने बच्चों के साथ इंतजार कर रहे लोगों से भरा हुआ था जो उनकी मार्शल आत्माओं को जगाना चाहते थे। हुआंग शियाओलोग के अलावा हुआंग कबीले हवेली के अन्य भाई भी मौजूद थे। एक प्रभावशाली अधेड़ उम्र का आदमी मार्शल हॉल के केंद्र में खड़ा था। उसका चौकोर चेहरा और घनी घनी भौहें थी और उससे दमनकारी आभा झलक रही थी। यह आदमी हुआंग पेंग का बड़ा भाई हुआंग मिंग था। वो हुआंग शियाओलोग के सबसे बड़े चाचा भी थे। हुआंग मिंग के बगल में हुआंग शियाओलोग की ही उम्र का एक लड़का था। बड़े अंकल हुआंग मिंग के दूसरे बेटे हुआंग वेई, जो मार्शल स्पिरिट जागृति समारोह के लिए यहाँ आए थे। हुआंग पेंग और सु यान हुआंग शियाओलोग को हॉल के केंद्र में ले आए। हुआंग मिंग का अभिवादन करते हुए हुआंग पेंग चिल्लाया, बड़े भाई। हुआंग शियाओलोग ने उनके अभिवादन का अनुसरण किया और चिल्लाया, बड़े चाचा। जब हुआंग मिंग ने देखा कि ये हुआंग पेंग और सु यान थे तो उसका भावशून्य चेहरा थोड़ा ढीला हो गया। उसने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, आप यहाँ हैं। हुआंग शियाओलोग की याददाश्त के अनुसार उन्होंने अपनी हंसी के इस चाचा को कभी नहीं देखा था। हुआंग मिंग हुआंग कबीले की हवेली के दंड और अनुशासन कक्ष के प्रभारी थे, इसलिए वो बहुत सख्त इंसान थे। हुआंग मिंग ने उसके बाद एक और शब्द नहीं कहा और हुआंग पेंग अपने भाई के स्वभाव को जानते हुए भी नाराज नहीं हुए। हुआंग शियाओलोग के आने के कुछ ही समय बाद हॉल के बाहर हंसी गूंज उठी। जब हुआंग शियाओलोग और अन्य लोग देखने लगे तो लोगों के एक समूह से घिरा एक स्वस्थ दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति हॉल में दाखिल हुआ। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि हुआंग शियाओलोग के दादा हुआंग थे। कायद पिछले 40 वर्षों से हुआंग कबीले मनो का स्वामी है, वही व्यक्ति जिसने हुआंग कबीले की स्थापना की थी। ओल्ड मैनर लॉर्ड हुआंग कायद के आगमन पर हॉल में मौजूद हुआंग कबीले मनो निवासी उनका सम्मान करने के लिए दौड़ पड़े। हुआंग मिंग, हुआंग पेंग और सु यान भी तेजी से आगे बढ़े। पिताजी हुआंग शियाओलोग और हुआंग वेई आगे आए। दादाजी। हुआंग कायद मुस्कुराए, फिर हुआंग कबीले मनो के बाकी लोगों की ओर देखने से पहले हुआंग मिंग के समूह की ओर सिर हिलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, समारोह में खड़े मत होना, आज मैं सिर्फ देखने आया हूँ। आमतौर पर प्राचीन हवेली के स्वामी मार्शल हॉल में मार्शल स्पिरिट जागृति समारोह के दौरान उपस्थित नहीं होते थे। हालांकि यह वर्ष हुआंग वेई और हुआंग शियाओलोग के कारण विशेष था। प्राचीन हवेली का ये स्वामी अपनी बंद कमरे की सेवानिवृत्ति से योजना से पहले ही बाहर आ गया। हुआंग कायद मुख्य हॉल के सामने चला गया। उसकी नजरें हॉल में मौजूद भीड़ पर नजर डाल रही थी और अंततः उसके बगल में खड़े भूरे रंग के वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति पर रुकी। दयालु हंसते हुए हुआंग कायद ने कहा, चूंकि हर कोई पहले से ही यहाँ है, चलो शुरू करें। हाँ, जागीर के स्वामी, भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और फिर हॉल के केंद्र की ओर चला गया। भूरे वस्त्र वाला बूढ़ा व्यक्ति हुआंग कबीले की हवेली का मुख्य बटलर चेन यंग था। हुआंग शियाओलोग ने अपने पिता को ये कहते हुए सुना कि चेन यंग लंबे समय से दादाजी हुआंग कायद के अनुयायी थे। यहाँ तक कि हुआंग कायद ने हुआंग कबीले हवेली की स्थापना करने से पहले से ही दादाजी के पक्ष में थे। चेन यंग हॉल के केंद्र में खड़ा था। उसके हाथों में एक रोशनी चमक रही थी जो पूरे हॉल में एक जबरदस्त शक्ति फैला रही थी। हुआंग शियाओलोग की आंखें चमक उठी। क्या यह 9वें क्रम के योद्धा की लड़ाई की शक्ति है? क्यों इतना मजबूत, यहाँ तक कि अपने पिछले जीवन की ताकत के साथ बॉडी मेटामॉर्फोस शास्त्रों में 9वें चरण तक प्रशिक्षित होने के बाद भी वो चेन यंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। चेन यंग द्वारा अपने युद्ध क्यू को प्रसारित करने के साथ अचानक कमरे के केंद्र में एक उज्जवल हेक्सागोनल पैटर्न चमक गया जिससे प्रकाश की किरण बन गई। हुआंग वेई, आप पहले जाएं। हुआंग कायद ने हुआंग वेई की ओर देखा। हाँ दादाजी, हुआंग वेई ने जवाब दिया और हेक्सागोनल पैटर्न वाली प्रकाश किरण की ओर बढ़ गए। जैसे ही प्रकाश की किरण हुआंग वेई पर पड़ी, कमरे में मौजूद सभी लोगों का ध्यान हुआंग वेई पर गया जो अब थे। प्रकाश की किरण के भीतर खड़ा हूँ। हुआंग मिंग के आमतौर पर भावशून्य चेहरे पर तनाव का हल्का सा निशान दिखाई दिया जब उसने अपने बेटे को देखा। प्रकाश की किरण ने एक संक्षिप्त क्षण के लिए हुआंग वेई को ढक लिया, इससे पहले कि एक काली रोशनी ने हुआंग वेई को घेर लिया। अंत में एक बाघ की काली छाया धीरे धीरे हुआंग वेई के पीछे उभरी। वो 3 आंखों वाला एक काला बाघ था। जैसे ही काले बाघ का रूप सघन हुआ और अधिक मूर्त हो गया, मुख्य हॉल में एक क्रूर बाघ की दहाड़ गूंज उठी। हर कोई स्तब्ध रह गया। हुआंग कायद ने अपने पोते हुआंग वेई के पीछे धुंधली काली छाया को देखा। जब वो अत्यधिक प्रसन्न होकर जोर से हंसा तो उसकी आंखें चमक उठी। ये ग्रेड 10 की मार्शल स्पिरिट है, 3 आइड ब्लैक टाइगर। मुख्य प्रबंधक चेन यंग कांपती आवाज में चिल्लाए। 3 आइड ब्लैक टाइगर मार्शल स्पिरिट को उच्च श्रेणी की मार्शल स्पिरिट में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता था। यह अत्यधिक प्रतिभाशाली मार्शल स्पिरिट होने की असीम रूप से निकटतम चीज थी। हुआंग वेई की मार्शल स्पिरिट ग्रेड 10 मार्शल स्पिरिट 3 आइड ब्लैक टाइगर बन गई। अध्याय 02 ग्रेड 7 मार्शल स्पिरिट।
एक ग्रेड 10 मार्शल स्पिरिट, यह एक ग्रेड 10 मार्शल स्पिरिट निकला। ग्रेड 10 की मार्शल स्पिरिट बहुत दुर्लभ थी, न केवल कैंगलान काउंटी में बल्कि पूरे राज्य में। हुआंग मिंग ने अपने बेटे के पीछे तैर रहे 3 आंखों वाले काले बाघ को देखा। उसकी दोनों मुठियां कसकर बंधी हुई थी। वो उस क्षण महसूस हुई भावनाओं को बमुश्किल नियंत्रित कर पा रहा था, फिर भी उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। हुआंग काइट की हंसी कुछ देर तक हॉल में गूंजती रही। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मार्शल हॉल की उनकी अचानक यात्रा उन्हें इतना अद्भुत आश्चर्य देगी। अच्छा। हुआंग काइट ने चौड़ी मुस्कान के साथ अच्छा शब्द 3 बार दोहराया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को संयत किया और अपने दिल में उत्तेजना को दबाने की कोशिश की। उनकी आंखें खुशी से भर गई जब उन्होंने अपने पोते को प्यार से देखा, जिसके पास 10वीं कक्षा की मार्शल भावना थी। उनका मानना था कि हुआंग कबीले की हवेली द्वारा प्रदान किए गए समर्थन और खेती के संसाधनों के साथ हुआंग वे की उपलब्धियां निश्चित रूप से उनसे आगे निकल जाएंगी, जिससे उनके पोते को उस दायरे तक पहुंचने में मदद मिलेगी जिसका सपना देखते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। इस समय हुआंग पेंग अपनी बधाई देने के लिए हुआंग मिंग की ओर चला। बधाई हो बड़े भाई। हुआंग मिंग ने हुआंग पेंग के ईमानदार चेहरे को देखा, फिर उसके कंधों को थपथपाया और कहा, धन्यवाद दूसरे भाई। आइए थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। जियालोग ने अभी तक अपनी मार्शल भावना नहीं जगाई है। ऐसी संभावना है कि उसके पास भी ग्रेड 10 है। हालांकि जिन लोगों ने ये सुना वे समझ गए कि ये सिर्फ सांत्वना के शब्द थे। आखिरकार ग्रेड 10 मार्शल स्पिरिट सफेद गोभी नहीं थी। बड़े हॉल में हुआंग कबीले की हवेली के बुजुर्ग और कुछ बदले हुआंग मिंग को बधाई देने में व्यस्त थे। विया, यहाँ आओ। इस समय हुआंग काई, जो हॉल के केंद्र में खड़ा था, हुआंग वेई का अभिवादन करते हुए हंसा। हाँ दादाजी, हुआंग वेई ने उत्तर दिया। हुआंग काइट के पक्ष में पहुंचने से पहले वो हुआंग शियाओलोग के सामने से गुजरा और उसकी नजर स्पष्ट शालीनता और अहंकार के साथ अनजाने में हुआंग शियाओलोग के सामने से गुजर गई। इस छोटे से आदान प्रदान पर दूसरों का ध्यान नहीं गया, हालांकि यह हुआंग शियाओलोग की धारणा से बच नहीं सका। ग्रेट 10 मार्शल स्पिरिट हुआंग जियाओलोग ने शांति से उसकी ओर देखा। हालांकि हुआंग वेई उनके चचेरे भाई थे, लेकिन दोनों करीब नहीं थे। 2 साल पहले हुआंग वेई और बुजुर्गों के कई अन्य बच्चे उसकी बहन हुआंग मिन को धमका रहे थे और सहयोग से हुआंग शियाओलोग घटनास्थल पर दिखाई दिए। इसलिए परिणाम को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। हुआंग वेई और बड़ों के बच्चों को बुरी तरह पीटा गया। तब से हुआंग वेई के मन में द्वेष बना हुआ है। हुआंग वेई आगे बढ़े और अपने दादा के सामने खड़े हो गए। हुआंग काइट का हाथ हुआंग वेई के सिर को सहलाने के लिए बढ़ा, मुस्कुराते हुए और प्यार से भरा हुआ। हंसते हुए वो हुआंग मिंग की ओर मुड़ा और कहा, हुआंग मिंग, तुमने एक उत्कृष्ट पोते को जन्म देकर अच्छा काम किया। दूसरी ओर हुआंग मिंग को अपने पिता की प्रशंसा सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। पिताजी, क्या आपको नहीं लगता कि हमें पहले जागरण समारोह जारी रखना चाहिए? हुआंग काइट ने सिर हिलाया। इस मामले पर चर्चा करने का ये सही समय नहीं है। मित्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो जागरण समारोह जारी रखें। हुआंग वेई के बाद हुआंग शियाओलोग की बारी थी। जब हुआंग काइट ने बात की तो बुजुर्ग, प्रबंधक और शिष्य मदद नहीं कर सके, लेकिन हुआंग शियाओलोग की ओर देखने लगे। हुआंग काइट के पोते में से एक होने के नाते हुआंग वेई में 10वीं कक्षा की मार्शल भावना है। हुआंग जियाओलोग के बारे में क्या? एकत्रित कुलजनों को देखते हुए हुआंग जियाओलोग ने शांति से प्रकाश की षटकोणीय पैटर्न वाली किरण में प्रवेश किया। हुआंग पेंग और सुयान घबराकर हाथ पकड़ने से खुद को नहीं रोक सके। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपने बेटे को प्रकाश की षटकोणीय किरण में प्रवेश करते देखा तो उनके दिल की धड़कनें भी तेज हो गईं। हुआंग जियाओलोग प्रकाश किरण से भरे क्षेत्र में अधिक समय तक नहीं रहे। हुआंग वेई की तरह हुआंग शियाओलोग के शरीर के चारों ओर भी एक काली रोशनी दिखाई दी। ये दृश्य देखकर भीड़ एकटक देखती रह गई और बाद में अचानक काली रोशनी के बगल में एक नीली रोशनी दिखाई दी। 2 अलग अलग रोशनियां रुक रुक कर चमकती थी, जिससे एक शैतानी एहसास होता था। फिर हुआंग शियाओलोग के सिर के पीछे एक काली छाया और एक नीली छाया दिखाई दी। सभी ने एक सांप जैसा जीव देखा जिसके 2 सिर थे, एक का सिर काला और दूसरे का नीला सिर। आसपास के लोगों ने एक दूसरे से नजरें मिलाई। 2 सिर वाला सांप मार्शल स्पिरिट? पशु प्रकार की मार्शल स्पिरिट के बारे में उनकी जानकारी के अनुसार 2 सिर वाला सांप लाल या पीले रंग का होता था, लेकिन ये 2 सिर वाला सांप काले और नीले रंग में दिखाई देता था। हुआंग काइट ने हुआंग शियाओलोग के पीछे की मार्शल भावना को देखा। उसकी हतप्रभ आंखों में निराशा की झलक दिख रही थी। उनकी राय में इस पोते की मार्शल भावना से ज्यादा कुछ नहीं था। 2 सिर वाले सांप मार्शल स्पिरिट का एक रूप। कुछ हुआंग कबीले मनोशिष्यों के पास विभिन्न प्रकार की मार्शल आत्माएं भी है, इसलिए मार्शल स्पिरिट में बदलाव की उपस्थिति असामान्य नहीं थी। भले ही ग्रेड 7 के 2 सिर वाले सांप को उच्च श्रेणी की मार्शल स्पिरिट माना जाता था, हुआंग वेई के 3 आंखों वाले काले बाघ की तुलना में अंतर आकाश और पृथ्वी जैसा था। हुआंग पेंग और सुयान ने अपने बेटे के पीछे तैरती मार्शल भावना को देखा। हुआंग पेंग की अभिव्यक्ति हुआंग काइट से अलग नहीं थी। हालांकि कबीले के अधिकांश लोगों की तुलना में ग्रेड 7 मार्शल स्पिरिट की प्रतिभा को उच्च माना जाता था। हुआंग पेंग अभी भी परिणाम से थोड़ा निराश था।
कौन माता पिता अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं चाहते? ओल्ड मैनर लॉर्ड, आप क्या सोचते हैं? मुख्य प्रबंधक चेन यंग मदद नहीं कर सके, लेकिन हुआन काइड को संदर्भित कर सके। हुआन काइड ने कहा, 2 सिर वाले सांप का एक रूप, ग्रेड 7 मार्शल स्पिरिट। मंदिर हॉल में मौजूद सभी बुजुर्गों और प्रबंधकों ने अपना सिर हिलाया और ओल्ड मैनर के भगवान के फैसले से सहमत दिखे। 7वीं कक्षा की मार्शल स्पिरिट, 2 सिर वाले सांप का एक रूप, हुआन शियाओलोग हेक्सागोनल पैटर्न प्रकाश किरण से बाहर निकला। उसका चेहरा शांत था। केवल वह जानता था कि उसकी युद्ध भावना 2 सिर वाले सांप की विविधता जितनी सरल नहीं थी। ये देखकर कि हुआन शियाओलोग की मार्शल भावना ग्रेड 7 के 2 सिर वाले सांप का एक प्रकार थी, हुआन वेई का मुंह एक मजाकिया उपहास में बदल गया। उसकी आंखें उत्तेजक थी क्योंकि उसने उन्हें हुआन शियाओलोग की ओर निर्देशित किया था। हुआन शियाओलोग ने स्वाभाविक रूप से हुआन वेई की उत्तेजक आंखों को देखा, लेकिन उसने इसकी जरा भी परवाह नहीं की, क्योंकि वो एक छोटे लड़के के साथ भूलने का खेल खेलने के लिए बहुत आलसी था। हुआन शियाओलोग के बाद का बच्चा एल्डर झोउ दुआन का बेटा झोउ जुएडोग था। झोउ जुओंग हुआन कबीले की हवेली के बच्चों में से एक था, जिसे हुआन मिंग को धमकाने के लिए हुआन शियाओलोग ने पीटा था। बहुत जल्दी झोउ जुओंग की मार्शल स्पिरिट ने खुद को ग्रेड 6 मार्शल स्पिरिट, ब्लड आइड वुल्फ के रूप में प्रकट किया। एक एक करके हुआन कबीले हवेली के 1 दर्जन से अधिक बच्चों ने प्रकाश की किरण में प्रवेश किया और अपनी मार्शल आत्माओं को जगाया। उनमें से अधिकांश के पास ग्रेड 4 की मार्शल आत्माएं थी, कुछ के पास 5 और यहाँ तक कि कुछ के पास ग्रेड 4 की मार्शल आत्माएं भी थी। वहाँ बहुत सी बेकार और निम्न स्तरीय मार्शल आत्माएं भी थी। मार्शल स्पिरिट जागृति समारोह के इस दौर में हालांकि हुआन शियाओलोग की मार्शल स्पिरिट दूसरे स्थान पर आए, लेकिन इसमें ज्यादा अंतर नहीं था। वो और हुआन कबीले मनो के बाकी बच्चे महज एक दिखावा थे, जो हुआन वेई की कक्षा 10 की मार्शल भावना से प्रभावित थे। जागरण समारोह समाप्त होने के बाद हुआन काइड ने मुस्कुराते हुए हुआन मिंग, हुआन पेंग और उपस्थित अन्य बुजुर्गों से कहा, अब से मैं व्यक्तिगत रूप से हुआन वेई के अभ्यास की सलाह दूंगा। व्यक्तिगत रूप से सलाह दे, हर कोई चकित था। हाँ पिताजी, हुआन मिंग का चेहरा तुरंत सहमत हो गया। अपने ही बेटे को देखते हुए हुआन वेई की खेती की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने की अपने पिता की योजना को सुनने के बाद हुआन पेंग ने अपने दिल में अफसोस के साथ आह भरी। थोड़ी देर बाद भीड़ तितर बितर हो गई और मार्शल हॉल बंद हो गया। पूर्वी प्रांगण में लौटते हुए सुयान का दिल असंतोष से भरा हुआ था। पिताजी इतना पक्षपात कैसे दिखा सकते हैं? वो व्यक्तिगत रूप से हुआन वेई के अभ्यास की निगरानी करना चाहते हैं। हमारे शियाओलोग के बारे में क्या शियाओलोग उनका पोता नहीं है? हुआन पेंग ने भौहें चढ़ा ली और अपना हाथ हिलाया। उनकी आवाज भारी थी और उन्होंने कहा, अब इसका जिक्र मत करो। इस मामले को भविष्य में कोई नहीं उठा सकता। हालांकि मन ही मन उसे भी दुख हुआ, लेकिन हुआन वेई की 10वीं कक्षा की मार्शल भावना के साथ उसे यह मंजूर हो गया कि उसके पिता ऐसा करना चाहेंगे। जियाओलोग, आपकी प्रतिभा भी अच्छी है। अपने अभ्यास में और अधिक प्रयास करें। 8वें क्रम के योद्धा को हासिल करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। हुआन पेंग हुआन शियाओलोग की ओर मुड़ा और उसे सांत्वना देने की कोशिश की। मैं समझता हूँ पिताजी। हुआन शियाओलोग ने हुआन पेंग और सुयान को ये बताने के लिए अपना मुंह खोला कि उसकी मार्शल स्पिरिट 7वीं कक्षा की नहीं होनी चाहिए। अंत में वो केवल ऐसे ही प्रतिक्रिया दे सका और इससे अधिक कुछ नहीं कह सका। हुआन शियाओलोग के जाने से पहले हुआन पेंग ने उन्हें युद्ध क्यूई के प्रशिक्षण के लिए एक साधना तकनीक दी और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया जिन पर हुआन शियाओलोग को अभ्यास के दौरान ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हुआन शियाओलोग ने ध्यान से सुना और उन्हें याद कर लिया। पूर्वी प्रांगण के मुख्य हॉल को छोड़ने के बाद हुआन शियाओलोग अपने छोटे से प्रांगण में लौट आए और अपने पिता द्वारा दी गई खेती तकनीक के अनुसार अपनी लड़ाई क्यूई का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वो बिस्तर पर बैठ गया और प्रथम क्रम के निर्देशों के अनुसार दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। जब हुआन शियाओलोग ने साधना तकनीक का उपयोग किया तो उनके शरीर से मार्शल स्पिरिट उभरी। हुआन शियाओलोग के पीछे 2 सिर वाले सांप का प्रकार प्रकट हुआ। तथाकथित ग्रेड 7 2 सिर वाले सांप ने अचानक अपना जबड़ा फैलाया और भयानक गति से आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को निगल लिया, जिससे हुआन शियाओलोग के आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा आकर्षित हो गई। 2 सिर वाले सांप द्वारा निली गई आध्यात्मिक ऊर्जा हुआन शियाओलोग के शरीर में प्रवाहित हुई, मेरिडियन के साथ यात्रा की और धीरे धीरे बैटल क्यूई में बदल गई। धीरे धीरे रात होने लगी। आंगन की छोटी सी खिड़की से चांदनी चमक रही थी। थोड़ी देर बाद हुआन शियाओलोग ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर बेहद अजीब भाव थे। इससे पहले उन्होंने मेरिडियन के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा चलाकर अपनी लड़ाई क्यूई को सघन करने के लिए अपने पिता द्वारा दिए गए खेती तकनीक के निर्देशों का पालन किया था, जो हुआन किंग खेती तकनीक की पहली परत थी। वो बिना किसी बाधा या कठिनाई के आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को पूरे दौर तक निर्देशित करने में कामयाब रहे। इन कुछ घंटों में उन्होंने न केवल सफलतापूर्वक आध्यात्मिक ऊर्जा को युद्ध क्यूई में परिवर्तित कर दिया, बल्कि प्रथम आदेश योद्धा के रूप में भी सफलता प्राप्त की। हुआन शियाओलोग का दिल अविश्वास की भावना से भर गया। यदि उन्हें ठीक से याद है तो उनके पिता ने उल्लेख किया था कि उनके दादा ने फर्स्ट ऑर्डर वॉरियर में सफलतापूर्वक प्रवेश करने से पहले लगभग 6 महीने बिताए थे।
उनके दादाजी की मार्शल स्पिरिट 8वीं कक्षा की शीर्ष मार्शल स्पिरिट्स 6 विंग्ड गोल्डन एप में से एक थी। अध्याय 0 केवल जियालो को कोई नहीं मिला। अगर दूसरों को पता चला कि हुआंग शियाओलोग न केवल युद्ध क्यूई को बदलने में कामयाब रहा, बल्कि कुछ ही घंटों में फर्स्ट ऑर्डर योद्धा बनने में भी कामयाब रहा, तो शायद यह उन्हें मौत तक डरा देगा। यहाँ तक कि खुद हुआंग शियाओलोग के लिए भी इस पर विश्वास करना मुश्किल था, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। हालांकि शुरू से ही हुआंग जियाओलोग को संदेह था कि उसकी मार्शल स्पिरिट महज 7वीं कक्षा की मार्शल स्पिरिट नहीं थी। फिर भी ये परिणाम बहुत ही निराशाजनक था। उनके पिता के अनुसार मार्शल स्पिरिट का ग्रेड जितना ऊंचा होगा, साधना प्रतिभा उतनी ही अधिक होगी और साधना की गति उतनी ही तेज होगी। उनके दादा हुआंग काइट के पास प्रथम स्तरीय ग्रेड 8 6 विंग्ड गोल्डन एप मार्शल स्पिरिट थी और फिर भी उन्हें फर्स्ट ऑर्डर योद्धा बनने में आधा साल लग गया, जबकि उन्होंने केवल कुछ ही घंटे बिताए थे। दूसरे शब्दों में उनकी युद्ध भावना का स्तर उनके दादा से भी ऊंचा था। ग्रेड 10 मार्शल स्पिरिट नहीं, ग्रेड 10 की मार्शल स्पिरिट साधना गति इतनी भयानक नहीं होगी। हुआंग शियाओलोग के दिमाग में एक विचार आया। उत्कृष्ट प्रतिभा मार्शल स्पिरिट, शानदार मार्शल आत्माएं केवल मिथकों और किंवदंतियों में मौजूद थी। 10वीं कक्षा से ऊपर 11वीं और यहाँ तक कि 12वीं कक्षा का भी अस्तित्व बताया गया था। हालांकि लोगों को यह निश्चित नहीं था कि एक मार्शल स्पिरिट उच्चतम ग्रेड तक पहुंच सकती है, लेकिन यह निश्चित था कि हुआंग शियाओलोग की मार्शल स्पिरिट निश्चित रूप से ग्रेड 10 से ऊपर थी। कुछ क्षण बाद हुआंग शियाओलोग अपने दिल में उत्तेजना को शांत करने में कामयाब रहे और जुआन किंग खेती तकनीक को क्रियान्वित करना जारी रखा। 2 सिरों वाला सांप एक बार फिर उसके पीछे मुंह खोलकर उभरा और दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को भस्म कर दिया, क्योंकि युद्ध क्यूई मौत के योद्धाओं के मेरिडियन के मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने मेरिडियन के साथ प्रसारित हुआ। पहला आदेश। इस बार बैटल क्यूई की परिसंचरण गति पहले की तुलना में बहुत तेज थी और हुआंग शियाओलोग ने स्पष्ट रूप से देखा कि उसके मेरिडियन के भीतर बैटल क्यूई अधिक हो गई थी। मोटा, यद्यपि अंतर स्पष्ट नहीं था। उसके युद्ध क्यू को 1 दर्जन बार प्रसारित करने के बाद युद्ध क्यू की मोटाई मूल घनत्व के लगभग आधे से बढ़ गई। जब हुआंग शियाओलोग ने अपनी आंखें खोली, तब तक नर्म चांदनी बिखर चुकी थी और उसकी जगह खिड़की से होकर उसके छोटे से शरीर पर आ रही सूरज की रोशनी की किरणें ले ली थी। सुबह की गर्म धूप में हुआंग शियाओलोग आलस्य से फैला और बिस्तर से उठ गया। पिछली रात के अभ्यास के दौरान उसने न केवल एक सफलता का अनुभव किया और प्रथम क्रम का योद्धा बन गया, बल्कि वो वास्तव में प्रथम क्रम के मध्य तक पहुंच गया। मध्य प्रथम आदेश। हुआंग शियाओलोग की गहरी आंखों ने उगते सूरज को देखा। इस अभ्यास गति के अनुसार 3 दिनों में वो पहले क्रम तक देर हो सकता है, शायद एक और सफलता भी प्राप्त कर सकता है और दूसरे क्रम का योद्धा बन सकता है। हुआंग शियाओलोग कमरे से बाहर छोटे आंगन की ओर चला गया। उसके छोटे हाथ मुट्ठी में बंधे हुए थे। अपनी लड़ाई क्यूई को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा करते हुए हुआंग शियाओलोग ने छोटे आंगन के कोने में आधा मीटर बड़ी चट्टान की ओर मुक्का मारा। बूम! एक विस्फोट की आवाज सुनी गई और आधा मीटर की बड़ी चट्टान वापस उड़ गई और कुछ मीटर दूर लुढ़कती हुई गिर गई। चट्टान का एक कोना टूटकर जमीन पर बिखर गया। हुआंग शियाओलोग ने परिणाम देखा और संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। सामान्य तौर पर प्रथम श्रेणी के दिवंगत योद्धा की लड़ाई क्यूई में एक पत्थर की ताकत होती है। हालांकि वो केवल फर्स्ट ऑर्डर के मध्य का था, क्योंकि उसने बॉडी मेटामॉर्फोस स्क्रिप्चर्स में प्रशिक्षण लिया था। उसकी आक्रमण शक्ति दिवंगत फर्स्ट ऑर्डर योद्धा की तुलना में थी। एक पत्थर की शक्ति 120 पाउंड आंकी गई थी। हुआंग शियाओलोग ने यह भी देखा कि एक रात बैटल क्यूई का अभ्यास करने के बाद उसके शरीर की मांसपेशियां मजबूत और मजबूत हो गई थी। प्रथम से तृतीय क्रम के योद्धा साधना के प्रारंभिक चरण में एक साथ समूहबद्ध हुए। इस प्रारंभिक चरण में जैसे ही युद्ध क्यूई मेरिडियन के साथ बहती है, ये शरीर की मांसपेशियों को परिष्कृत करती है। जब तक हुआंग शियाओलोग तीसरे क्रम के योद्धा के शिखर पर पहुंच जाएगा, उसकी मांसपेशियां पूरी तरह से विकसित हो जाएंगी, जिससे उसकी वर्तमान स्थिति की तुलना में उसकी सजगता, ताकत और रक्षा में कई गुना सुधार होगा। इसी समय आंगन के बाहर से हल्के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। हुआंग शियाओलोग एक पल के लिए अचंभित हो गया और फिर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया जब उसे एहसास हुआ कि आगंतुक उसकी छोटी बहन हुआंग मिन थी। निश्चित रूप से हुआंग मिन की कोमल और मासूम आवाज सुनाई दी, बड़े भाई, बड़े भाई। हुआंग शियाओलोग ने मुड़कर देखा और हुआंग मिन को आंगन की ओर भागते हुए देखा। जब वह हुआंग शियाओलोग पहुंचे तो हुआंग मिन जोर से भौंक रहे थे। बड़े भाई, माँ और पिताजी बहस कर रहे हैं। क्या माँ और पिताजी बहस कर रहे हैं? क्या गलत है? हुआंग जियालोग एक पल के लिए भ्रमित हो गया। जहाँ तक उसे याद है, उसके माता पिता ने कभी झगड़ा नहीं किया था। मुझे कारण तो नहीं पता, लेकिन इसका संबंध सबसे बड़े चाचा से लगता है, हुआंग मिन ने कहा। सबसे बड़े चाचा? हुआंग शियाओलोग ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और कहा, हम जाकर देखेंगे। हुआंग मिन के साथ छोटे आंगन को छोड़कर वे पूर्वी आंगन की ओर तेजी से बढ़े। हालांकि इससे पहले कि वे पूर्वी प्रांगण के गलियारे में पहुंचते, कुछ दूरी से उनके माता पिता के लड़ने की आवाज गूंज उठी। बिग ब्रदर बहुत ज्यादा है, सु यांग की गुस्से से भरी आवाज निकली।
मार्शल स्पिरिट जागृति समारोह के बाद हमारे जियालोंग को छोड़कर सभी बच्चों को बैटल क्यूई डैन मिला। हुआंग जियाओलोंग की गति रुक गई। लड़ाई क्यूई दांग दूसरे दर्जे की गोली। मार्शल स्पिरिट जागृत करने के बाद यदि कोई बैटल क्यूई डैन प्राप्त कर सकता है तो इससे बैटल क्यूई के रूपांतरण में तेजी आएगी। बेशक शुरुआती चरण के योद्धाओं के लिए बैटल क्यूई डैन ने बैटल क्यूई की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद की। क्या बिग ब्रदर ने यह नहीं कहा कि मेंशन की बैटल क्यूई डैन की आपूर्ति अभी खत्म हो गई है? वो अगली बार जियालों को मुआवजा देगा। हॉल के अंदर से हुआंग पेंग की चिड़ी हुई आवाज सुनाई दे रही थी। मार्शल स्पिरिट जागृति समारोह के दौरान कुल 26 बच्चे थे और यहाँ तक कि निम्न स्तर और बेकार मार्शल स्पिरिट वाले बच्चों को भी बैटल क्यूई डैन प्राप्त हुआ। हमारे जियालों को छोड़कर बाकी सभी को एक प्राप्त हुआ जिसके पास ग्रेड 7 मार्शल स्पिरिट है। सु यान ने गुस्से में आवाज उठाई। फिर ऐसा क्यों है? हमारा शियाओलोग आपका भतीजा है। हुआंग जियाओलोग ने भौहें चढ़ा दी। अपने माता पिता की लड़ाई सुनकर वो स्पष्ट रूप से समझ गया। उसके अलावा अन्य सभी बच्चों को उनकी खेती में सहायता के लिए बैटल क्यूई डैन दिया गया था। 2 साल पहले जब हुआंग शियाओलोग ने हुआंग वेई को गंभीर रूप से हराया उस समय हुआंग मिंग ने कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता है कि सीनियर अंकल हुआंग मिंग की उनके प्रति नाराजगी काफी समय से चल रही थी। हालांकि उनके दादा हुआंग काइड ने अभी तक अपने सबसे बड़े चाचा हुआंग मिंग को मैनर लॉर्ड का पद नहीं सौंपा था, लेकिन यह निर्विवाद था कि उन्होंने हवेली के अधिकांश मामलों को संभाला, खासकर हाल के वर्षों में। जैसा कि उनकी मां सु यान ने कहा था, बेकार और निम्न स्तर की मार्शल स्पिरिट वाले लोगों को भी बैटल क्यूई डैन मिलता था। केवल उनके भतीजे हुआंग शियाओलोग को कोई पुरस्कार नहीं मिला। ये घोर उत्पीड़न था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुआंग शियाओलोग हुआंग मिंग का भतीजा था। क्या हुआंग मिंग के लिए इतना क्रूर व्यवहार करना वास्तव में आवश्यक था? हुआंग मिंग की कार्रवाई से न केवल ये पता चला कि वो हुआंग शियाओलोग से नाराज था, बल्कि यह हुआंग कबीले हवेली के सभी बुजुर्गों के सामने हुआंग शियाओलोग के माता पिता हुआंग पेंग और सु यान के लिए एक बड़ा चेहरा भी था। यह नहीं हो सकता। मैं पिताजी से इस मामले की निष्पक्षता का निर्णय करने के लिए कहने जा रहा हूँ। हॉल के अंदर सु यान ने असंतोष के साथ जवाब दिया क्योंकि वो इसे निगल नहीं पा रहा था। यहाँ वापस आओ, हुआंग पेंग गुस्से से चिल्लाया। एक छोटी सी बात के लिए तुम मेरे पिता को परेशान करने जा रहे हो। क्या आपको लगता है कि मैंने पर्याप्त चेहरा नहीं खोया है? हॉल के बाहर जब हुआंग शियाओलोग ने ये सुना तो वो चुपचाप जाने के लिए मुड़ गया। छोटी सी बात है ना? हुआंग शियाओलोग की आंखों में एक चमक उठी। उनके चाचा हुआंग मिंग ने अभी तक जागीर स्वामी का पद प्राप्त नहीं किया है, लेकिन एक बार जब उन्होंने आधिकारिक तौर पर पदभार संभाल लिया तो इस प्रकार की छोटी चीजें बहुत बड़ी हो जाएंगी। हुआंग मिंग ने हुआंग शियाओलोग को चुप रहते हुए बिना कुछ कहे वहां से जाने के लिए मुड़ते हुए देखा। वो प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध खड़ी रहने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने हुआंग शियाओलोग को पकड़ने की कोशिश की। बड़े भाई। हुआंग शियाओलोग ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों पूर्वी प्रांगण से चले गए। संयोगवश जब वो बाहर आया तो उनका हुआंग वेई से आमना सामना हो गया। उसके पीछे उसके भाइयों का सामान्य गिरोह था, वही समूह जिसने हुआंग मिंग को धमकाया था। हुआंग शियाओलोग और उसकी बहन को पूर्वी प्रांगण से निकलते देखकर हुआंग वेई समूह के साथ हुआंग शियाओलोग की ओर कदम बढ़ाने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। अध्याय 04 वार्षिक कबीला सभा। हुआंग वेई और उसके पीछे कई लड़कों को अपनी ओर आते देख हुआंग मिंग जल्दी से हुआंग शियाओलोग के पीछे छिप गया। हुआंग जियालोग वहां खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति हुआंग वेई और अन्य लोगों के प्रति उदासीन थी जो आ रहे थे। हुआंग वेई आगे बढ़े और हुआंग शियाओलोग के सामने खड़े हो गए। उसे कृपालु निगाहों से देखा और फिर कहा, हुआंग शियाओलोग, क्या आपको लगता है कि आप जीवन भर अपनी बहन की रक्षा कर सकते हैं? ये सुनकर हुआंग शियाओलोग ने एक दुष्ट और भयावह मुस्कान प्रकट की। जब उसने हल्के से जवाब दिया, तो क्या तुम लड़ना चाहते हो? उसकी आंखें खून की लालसा से लाल हो गई थी। पूर्वी प्रांगण से निकलते समय उसका हृदय पहले से ही क्रोधित था। बुजुर्ग झो गुआन का सबसे बड़ा बेटा झो जुएदो हुआंग वेई के पीछे खड़ा था और हुआंग शियाओलोग के रवैये से नाखुश था। अरे तुम कौन सोचते हो? इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा करता, एक करुण चीख सुनाई दी क्योंकि हुआंग शियाओलोग ने झो गुआन के पेट पर इतनी जोर से लात मारी कि वो पके हुए झींगा की तरह अपने शरीर को मोड़ते हुए पीछे की ओर उड़ गया। चूंकि हुआंग शियाओलोग का दिल गुस्से से जल रहा था, उसने अपनी किक में जो ताकत लगाई वो स्वाभाविक रूप से हल्की नहीं थी। झो जुओंग वापस उड़ गया, जमीन पर गिर गया और रुकने से पहले 6 से 7 मीटर तक लुढ़क गया। उसके हाथों ने उसके पेट को पकड़ लिया और उसका मुंह खुला था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सभी आंतरिक अंग आग के समुद्र में जल रहे हों। कुछ बार हांफने के बाद झो जुओंग रोया, और लानत है, यह एक भयानक बदसूरत दिखने वाली चीख थी। हुआंग शियाओलोग ने धूल से ढके झो जुएदो को देखा। उसका चेहरा झरने की तरह गिर रहे आंसुओं से गीला था। हुआंग शियाओलोग ने विचार में अपने होंठ सिकोड़ लिए। एक छोटा बच्चा तो एक छोटा बच्चा होता है, उसके आंसू पेशाब की तरह गिरते हैं। बस उसे थोड़ा सा छुओ और वो टपकने लगेगा। आप हुआंग वेई और उनके गिरोह ने इस समय प्रतिक्रिया व्यक्त की।
हर किसी ने आश्चर्य और घबराहट भरी आंखों से हुआंग शियाओलोग को देखा। हुआंग वेई को उम्मीद नहीं थी कि हुआंग शियाओलोग इतना क्रूर होगा। 2 साल पहले की तुलना में तो और भी ज्यादा। मेरा क्या? हुआंग शियाओलोग ने सीधे हुआंग वेई और उसके पीछे के लड़कों की ओर देखा। एक उज्जवल मुस्कान दिखाई दी। क्या आप भी चाहते हैं कि मैं आपको लात मारूं? ये सुनकर हुआंग वेई और बाकी लोग कुछ कदम पीछे हट गए और सावधानी से हुआंग शियाओलोग के दाहिने पैर को देखने लगे। हुआंग शियाओलोग इस दृश्य को देखकर हंसे। उनकी हंसी से हुआंग वेई का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। हुआंग वेई के दिल में आग जल उठी और वो हुआंग पर चिल्लाया। शियाओलोग ने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए कहा, हुआंग शियाओलोग, तुमने बिना किसी अच्छे कारण के एक बुरे आदमी के बेटे पर हमला करने की हिम्मत की। बस अपनी सजा का इंतजार करो। बिना किसी कारण के हमला। हुआंग शियाओलोग की ठंडी नजर हुआंग वेई के शरीर पर चाकू जितनी ताकत से लगी। हुआंग वेई ने सीधे हुआंग शियाओलोग की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय झूठी बहादुरी के साथ घोषणा की, आप बस वार्षिक बैठक के अंत तक प्रतीक्षा करें, मैं आपको अच्छा दिखने दूंगा। फिर हुआंग वेई अपने पीछे के लड़कों के साथ तेज और घबराए कदमों से चला गया, जो ज़ुएडोन को ले जाना नहीं भूला, जो अभी भी अपना पेट पकड़ रहा था। बड़े भाई, आपने जो ज़ुएडोन को मारा। अगर हुआंग वेई ने उस समय बड़े चाचा से शिकायत की, क्या उसने? हुआंग मिंग ने चिंतित भाव से पूछा, ये सोचकर कि कैसे उसके सबसे बड़े चाचा हुआंग मिंग सजा के दौरान लोगों को कोड़े मारते थे। हुआंग मिंग डरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये कुछ भी नहीं है, इसके बारे में चिंता मत करो, हुआंग शियाओलोग ने बिना किसी चिंता के कहा जब उसने पीछे हट रहे हुआंग वेई समूह की अजीब पीठ को देखा। उसे यकीन था कि उसकी लात से कोई पता लगाने योग्य चोट या घाव नहीं बचेगा। भले ही हुआंग मिंग या जो हुआंग ने जो ज़ुएडो के शरीर की जांच की, उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। भले ही उसके चाचा हुआंग मिंग उसे दंडित करना चाहते हैं, फिर भी उसे कुछ सबूतों की आवश्यकता होगी। ठीक उसी तरह जैसे 2 साल पहले जब उसने हुआंग वेई और बड़ों के बच्चों को बुरी तरह पीटा था, हुआंग शियाओलोग को कोई सजा नहीं मिली थी। वर्ष की कबीले सभा का अंत। हुआंग वेई और उसके समूह की दृष्टि से ओझल होने के बाद हुआंग शियाओलोग ने खुद से कहा, उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक रही थी। प्रत्येक वर्ष के अंत में हुआंग कबीले मनों ने एक कबीले सभा का आयोजन किया, जिसमें समान उम्र के हुआंग कबीले मनों के युवाओं को सीखने के अनुभव के रूप में एक दूसरे के साथ प्रशिक्षण लेने की अनुमति दी गई। ऐसा लगता है कि हुआंग वेई साल के अंत में कबीले सभा के दौरान उनका विरोध करने की योजना बना रहे थे। ऐसा करके हुआंग वेई न केवल अपनी ताकत और प्रतिभा को सबके सामने दिखाएंगे, बल्कि सार्वजनिक रूप से हुआंग शियाओलोग के साथ अपनी नाराजगी भी दूर करेंगे। कबीले की सभा में अभी भी 5 महीने बाकी थे और हुआंग वेई की प्रतिभा के साथ पहले आदेश के अंत तक पहुंचने के लिए 5 महीने का समय पर्याप्त था। इसके अलावा हुआंग वेई को खेती में दादाजी हुआंग काइट का समर्थन और सलाह प्राप्त है। हुआंग शियाओलोग हंसने से खुद को नहीं रोक सका, भले ही वो थोड़ा भयावह था। उस स्थिति में 5 महीने बाद वह हुआंग मिंग के बेटे को उसके चेहरे के ठीक सामने तब तक पीटेगा जब तक कि वो हुआंग वेई को पहचान नहीं सका। वार्षिक कबीले सभा के दौरान दादाजी शायद देखने आएंगे। हुआंग शियाओलोग की राय में चूंकि हुआंग वेई उनका मूल्यवान पोता था और उनके व्यक्तिगत संरक्षण के तहत वो निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। थोड़े समय बाद हुआंग शियाओलोग ने पीछे के पहाड़ पर जाने से पहले अपनी बहन को विदा किया। पहाड़ के पीछे हुआंग शियाओलोग ने अपने छोटे से आंगन में लौटने से पहले बॉडी मेटामॉर्फोज शास्त्रों का अभ्यास किया। बॉडी मेटामॉर्फोज स्क्रिप्चर्स हुआक्सिया की पिछले जीवन की गुप्त मार्शल आर्ट 2 थी। भले ही हुआंग शियाओलोग ने युद्ध क्यूई की खेती नहीं की, फिर भी वो बॉडी मेटामॉर्फोज स्क्रिप्चर्स में प्रशिक्षण जारी रखेंगे। यह अफवाह थी कि एक बार उच्चतम स्तर पर प्रशिक्षित होने के बाद बॉडी मेटामॉर्फोज ग्रंथों में एक रहस्यमय शक्ति छिपी हुई थी। पिछली रात के युद्ध क्यूई अभ्यास के दौरान हुआंग शियाओलोग ने देखा कि उसके शरीर के भीतर की आंतरिक शक्ति युद्ध क्यू के साथ ही उसके मध्याह्न रेखा के साथ घूम रही थी और एक दूसरे को पूरा कर रही थी। हुआंग शियाओलोग का एक योद्धा के रूप में फर्स्ट ऑर्डर के मध्य तक पहुंचना बॉडी मेटामॉर्फोज स्क्रिप्चर्स में 4 साल के प्रशिक्षण के कारण था। अन्यथा भले ही हुआंग शियाओलोग के पास एक उत्कृष्ट प्रतिभा वाली मार्शल भावना थी, केवल एक रात में आधे फर्स्ट ऑर्डर योद्धा तक पहुंचना असंभव था। अपने छोटे से आंगन में हुआंग शियाओलोग ने जुआन किन साधना तकनीक को क्रियान्वित करना शुरू किया और अपना क्यूई युद्ध अभ्यास जारी रखा। 3 दिन जल्दी बीत गए। पिछले 3 दिनों से खाने और प्रकृति की पुकार का जवाब देने के अलावा हर मिनट का समय अभ्यास करने, अपने बगीचे में युद्ध क्यूई का अभ्यास करने और बॉडी मेटामॉर्फोसिस शास्त्र को प्रशिक्षित करने के लिए पीछे के पहाड़ पर दौड़ने में व्यतीत हुआ। चौथे दिन रात के सन्नाटे में चांदी की रोशनी चमक उठी। पिछली 3 रातों की तरह हुआंग शियाओलोग अपने बिस्तर पर बैठे और हुआंग किन की साधना तकनीक के अनुसार अभ्यास किया। 2 सिरों वाली सांप मार्शल स्पिरिट उसके पीछे उभरी, जिसने भयानक गति से स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को भस्म कर दिया और इसे हुआंग शियाओलोग के शरीर में प्रवाहित किया और इसे युद्ध क्यूई में परिवर्तित कर दिया। 3 दिन पहले की तुलना में हुआंग शियाओलोग के शरीर के भीतर बैटल क्यूई की मोटाई 10 गुना बढ़ गई थी। खेती की तकनीक को क्रियान्वित करते हुए युद्ध क्यूई तेजी से अपने मध्याह्न रेखा के साथ बढ़ गया।
3 दिनों के निर्बाध अभ्यास के बाद हुआंग शियाओलोग लेट फर्स्ट ऑर्डर के शिखर पर पहुंच गया। उसे लग रहा था कि आज रात उसे दूसरे ऑर्डर की ओर एक सफलता मिलेगी। लगभग 1 घंटे बाद जब बैटल क्यूई हुआंग शियाओलोग के मध्याह्न रेखा के भीतर बढ़ी तो इसकी गति तूफानी लहरों की तरह तेज और अधिक अस्थिर हो गई, जिससे उसके मेरिडियन में दुर्घटनाग्रस्त होने पर दर्द हुआ। लेकिन हुआंग शियाओलोग के लिए दर्द का ये स्तर कुछ भी नहीं था। जैसे ही युद्ध क्यूई अपने मध्याह्न रेखा के साथ हिंसक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, हुआंग शियाओलोग को एहसास हुआ कि उसकी सफलता करीब थी, लेकिन एक बाधा थी जो उसे रोक रही थी। वो जबरन दहलीज को पार करने में असमर्थ था, जैसे एक विशाल लहर एक ठोस दीवार से टकरा रही हो। हुआंग शियाओलोग निराश नहीं हुए। वह जानता था कि शांत रहना महत्वपूर्ण है और उसने जुआन किन साधना तकनीक को क्रियान्वित करना जारी रखा। युद्ध क्यूई को अपने मध्याह्न रेखा में प्रसारित किया। अचानक एक आवाज उसके शरीर में घुस गई जिसे केवल वो सुन सकता था। दूसरा अवरोध अंततः टूट गया। पहली परत का मेरिडियन फटे हुए कॉक की तरह बिखर गया। युद्ध क्यूई तुरंत और उत्सुकता से दूसरी परत के मेरिडियन में घुस गया। हुआंग शियाओलोग खुश था। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने सेकंड ऑर्डर वॉरियर तक अपनी जगह बना ली। अध्याय 05। क्या तुम मेरी दोनों भुजाओं को अपंग करना चाहते हो? दूसरे क्रम का योद्धा। साधना के पहले दिन से लेकर दूसरे क्रम के योद्धा तक पहुंचने तक हुआंग शियाओलोग ने केवल 3 दिन से अधिक समय बिताया। यह एक अभूतपूर्व घटना थी। आमतौर पर ग्रेड 10 मार्शल स्पिरिट को दूसरे ऑर्डर तक आगे बढ़ने के लिए कम से कम 1 वर्ष की आवश्यकता होगी। भले ही किसी के पास शानदार प्रतिभा की मार्शल भावना हो, इस परिणाम को प्राप्त करने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। हालांकि हुआंग शियाओलोग ने केवल 3 दिन बिताए। अपने दिल में उत्साह को दबाते हुए उन्होंने जुआन किन साधना तकनीक को क्रियान्वित करना जारी रखा ताकि उनके मेरिडियन में प्रवाहित होने वाली दूसरी परत युद्ध क्यूई चिकनी और शांत हो जाए, धीरे धीरे प्रसारित हो। यदि पहली परत के युद्ध क्यूई मेरिडियन एक छोटी धारा के समान है, तो दूसरी परत के युद्ध क्यूई मेरिडियन एक छोटी नदी के बराबर है। व्यापक और बड़े अधिक युद्ध क्यूई को समायोजित करते हैं। रात बिताना। जब सुबह के सूरज की गर्माहट खिड़की से होकर हुआंग शियाओलोग के शरीर पर पड़ी, हुआंग शियाओलोग ने अपना अभ्यास बंद कर दिया और अपनी आंखें खोली। एक रात के अभ्यास के बाद उन्होंने अपनी द्वितीय क्रम की योद्धा साधना को स्थिर कर लिया था। मुझे आश्चर्य है कि छोटे लड़के हुआंग वेई की प्रगति कैसी होगी। हुआंग शियाओलोग ने अपने बिस्तर से बाहर निकलने और कमरे से बाहर निकलने से पहले सूरज की ओर देखते हुए अपने हाथ पैर फैलाते हुए सोचा। अपने कमरे से बाहर निकलते हुए छोटे से आंगन में हुआंग शियाओलोग ने कोने में आधा मीटर आकार की वही बड़ी चट्टान देखी जिस पर उसने कई दिन पहले हमला किया था। वो खुद को रोक नहीं सका, इसलिए वो अपना दाहिना हाथ उठाते हुए बड़ी चट्टान की ओर चला गया। जैसे ही उसने चट्टान पर प्रहार किया, बैटल क्यू उसकी हथेली के चारों ओर लिपट गई। बड़ी चट्टान जोर से हिली और मलबे के छोटे छोटे टुकड़े ढहकर हर जगह बिखर गए। बड़ी चट्टान की सतह पर छोटी छोटी दरार रेखाएं देखी जा सकती थी। अपने दाहिने हाथ को पुनः प्राप्त करते हुए, अपनी हथेली में शक्ति को देखते हुए हुआंग शियाओलोग ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उनकी अपेक्षाओं के अनुसार दूसरे क्रम के योद्धा के आगे बढ़ने के बाद उनकी ताकत वास्तव में एक दिवंगत दूसरे क्रम के योद्धा की तुलना में थी, यानी 2 पत्थरों की शक्ति के बराबर। पृथ्वी पर अगर 7 साल के बच्चे के पास 200 पाउंड की ताकत होती तो यह एक अविश्वसनीय आश्चर्य होता, लेकिन यहाँ मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में ये प्रशंसा के लायक कुछ भी नहीं था। छोटे आंगन से हुआंग शियाओलोग पूर्वी आंगन की ओर चला गया। अपने छोटे से आंगन से कुछ ही दूरी पर उसने हवेली के कई गार्डों की गपशप सुनी। वाह, मैंने सुना है कि युवा स्वामी हुआंग वेई ने सफलतापूर्वक अपनी लड़ाई क्यूई को केवल 3 में समेट दिया। दिन हमारे समय में हमें अपनी लड़ाई क्यूई को संक्षिप्त करने में 2 महीने लग गए। इस दर पर युवा लॉर्ड हुआंग वेई 4 महीने से भी कम समय में फर्स्ट ऑर्डर योद्धा बनने में सक्षम होंगे। मुझे आश्चर्य है कि यंग लॉर्ड जियाओलोग का अभ्यास कैसा चल रहा है। यंग लॉर्ड शियाओलोग। हालांकि यंग लॉर्ड जियाओलोग की प्रतिभा खराब नहीं है, युद्ध क्यूई को सफलतापूर्वक संगठित करने के लिए कम से कम 1 महीने की आवश्यकता होगी। ये युवा स्वामी हुआंग वेई से बिल्कुल अतुलनीय है। पहले ऑर्डर तक पहुंचने में कम से कम 1 साल लगेगा। तो वो छोटा बच्चा हुआंग वेई पहले ही अपनी लड़ाई क्यूई को संक्षिप्त करने में सफल हो गया। हुआंग शियाओलोग अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर एक छोटे वयस्क की तरह वहां खड़ा था और हवेली के गार्डों को दूर जाते हुए देख रहा था। हवेली के गार्डों की गायब होती पीठ को देखते हुए हुआंग शियाओलोग पूर्वी आंगन के गलियारे की ओर चला गया। पूर्वी प्रांगण में पहुंचने और मुख्य हॉल में प्रवेश करने के कुछ क्षण बाद उनके पिता और मां के अलावा उनकी छोटी बहन हुआंग मिन और उनके 4 वर्षीय छोटे भाई हुआंग जियाओहाई भी थे। माता पिता मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही हुआंग शियाओलोग चिल्लाया। अनुभव करना। हुआंग पेंग ने अपना सिर उठाया और मुख्य हॉल में एक विशेष कुर्सी पर हुआंग शियाओलोग को बैठने का इशारा किया, जिसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। बैठे हुए हुआंग शियाओलोग ने पाया कि सुयान की अभिव्यक्ति उसके पिता के समान थी, इसलिए उसने अपना मुंह खोला और पूछा, पिताजी, माँ, क्या हुआ? कुछ दिन पहले क्या आपने झो गुआन के बेटे को पीटा था? हुआंग पेंग ने अपने बेटे की ओर देखा और पूछा।
हुआंग शियाओलोग ने अपनी छोटी बहन हुआंग मिन की ओर देखा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इस मामले की रिपोर्ट उसकी बहन ने की थी। ये जानते हुए कि हुआंग शियाओलोग उसे घूर रहा था, हुआंग मिन ने हुआंग शियाओलोग को देखने से डरते हुए अपनी छोटी सी जीभ बाहर निकाली। वो बच्चा पिटाई की तलाश में था। हुआंग शियाओलोग ने शांति से कहा। हुआंग पेंग और सु यान एक दूसरे को देखकर चौंक गए। इन दिनों आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? हुआंग पेंग ने कुछ देर बाद पिछले मामले के बारे में कोई और सवाल किए बिना पूछा। पिछले कुछ दिनों से हुआंग शियाओलोग समय की परवाह किए बिना दिन रात प्रशिक्षण ले रहा था। हुआंग पेंग और सु यान ने निश्चित रूप से इस पर ध्यान दिया था और उन्हें तसल्ली हुई कि हुआंग शियाओलोग अपनी खेती में प्रयास कर रहे थे। अपने अभ्यास के बारे में अपने पिता का प्रश्न सुनकर हुआंग शियाओलोग एक पल के लिए झिझके। क्या मुझे उन्हें सच बताना चाहिए, या क्या उसे अपनी कुछ ताकत छिपानी चाहिए, या शायद ये प्रकट करना चाहिए कि उसने पहले ही युद्ध क्यूई को संक्षिप्त कर दिया है? अपने बेटे की झिझक को देखकर हुआंग पेंग ने उसे सांत्वना दी। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने युद्ध क्यूई को संक्षेपित नहीं किया है। मैंने युद्ध क्यूई को सफलतापूर्वक संगठित करने से पहले पूरा 1 महीना बिताया है। यह सही है जियालोग, आपकी प्रतिभा आपके पिता से अधिक है। आप निश्चित रूप से 1 महीने के बाद युद्ध क्यूई को संगठित करने में सक्षम होंगे, सु यान ने कहा। सच में उन दोनों ने हुआंग शियाओलोग के चेहरे पर झिझक भरी अभिव्यक्ति देखकर उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हुआंग शियाओलोग को ये जवाब देने में शर्म आ रही थी कि उसे अभी भी युद्ध क्यूई को संक्षिप्त करना है। अपने माता पिता की बातें सुनकर हुआंग जियाओलोग एक पल के लिए शून्य हो गया। हालांकि कुछ सोचने के बाद उसने अपने माता पिता की सोच का पालन करते हुए कहा, पिताजी, माँ, निश्चिंत रहे। 1 महीने बाद मैं निश्चित रूप से युद्ध क्यूई को संक्षिप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा। अपने बेटे की शपथ सुनकर हुआंग पेंग और सु या दोनों बहुत खुश हुए। हालांकि हुआंग शियाओलोग ने कहा कि हुआंग शियाओलोग की शपथ के बारे में संदेह के बारे में सोचते ही उनके चेहरे पर चिंता गहरा गई। हुआंग पेंग ने तब अपने बेटे को जवाब देते हुए कहा, जियाओलोग, परसों हुआंग बेई ने घोषणा की कि वह वार्षिक कबीले सभा के दौरान अपनी दोनों भुजाओं को निष्क्रिय कर देंगे। हुआंग शियाओलोग ने आखिरकार अपने माता पिता के चेहरे पर चिंतित भाव को समझा। अन्य लोग ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हुआंग बेई ने वही बात कहने की हिम्मत की, तो वो शायद कबीले की सभा के दौरान अपनी बाहों को निष्क्रिय कर देंगे और दावा करेंगे कि यह आकस्मिक था। उस समय दादाजी हुआंग काइट भी उसे दंडित नहीं करेंगे और इसके बजाय केवल कुछ कठोर शब्दों के साथ उसे डांटेंगे। मेरी दोनों भुजाएं अपंग कर दो। हुआंग शियाओलोग मुस्कुराया, उसके दिल में क्रूरता का एक निशान उभर रहा था। हुआंग शियाओलोग के लापरवाह लुक को देखकर सु यान को डर था कि हुआंग शियाओलोग को मामले की गंभीरता का पता नहीं है। जियाओलोग, हुआंग बेई ने युद्ध क्यूई को सफलतापूर्वक संगठित कर लिया है और साल के अंत तक वो अंतिम फर्स्ट ऑर्डर योद्धा हासिल करने में सक्षम हो जाएगा। वो वही करेगा जो उसने कहा है। उस समय वो निश्चित रूप से दोनों हाथों को पनबू बना देगा। जब सु यान ने ये कहा तो उसके दिमाग में जियालोग के अपंग हाथों की एक छवि चमक गई और उसकी आंखें लाल हो गईं। हमें क्या करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं? सु यान फूट फूट कर रोने लगी। हुआंग पेंग ने अपनी पत्नी की ओर देखा जो आंसुओं में डूबी हुई थी और बेहद परेशान थी। महिला, तुम क्यों रो रही हो? क्या रोने से कोई मदद मिल सकती है? सु यान आंसुओं से भरे चेहरे के साथ पीछे मुड़ी। यदि शियाओलोग विकलांग है तो आप क्या करेंगे? यदि जियालोग के दोनों हाथ बर्बाद हो गए तो वह कैसे जीवित रहेगा? हुआंग पेंग, आप बिग ब्रदर की तलाश क्यों नहीं करते? मैं हुआंग बेई से कहूंगा कि वो हमारे जियाओलोग को जाने दे। मैं बड़े भाई से विनती करता हूँ। हुआंग पेंग ने भौहें चढ़ा दी। मुझे पता है कि इससे तुम्हें बदनामी झेलनी पड़ेगी, लेकिन क्या तुम शियाओलोग के हाथों को अपंग होते देखना पसंद करोगे? सु यान ने और भी जोर से रोते हुए कहा। सु यान को इतनी बुरी तरह रोते देखकर 2 छोटे बच्चे हुआंग मिन और हुआंग जियाओहाई उसके पास आए और उसके साथ रोने लगे। जब हुआंग शियाओलोग ने कुछ कहना चाहा तो हुआंग पेंग अचानक दांत पीसते हुए उठ खड़ा हुआ। ठीक है, मैं जाऊंगा। इतना कहने के बाद हुआंग शियाओलोग का छोटा सा हाथ पकड़कर वो उसे उत्तरी आंगन की दिशा की ओर ले गया। पिताजी, मैं पूर्वी प्रांगण के मुख्य हॉल से बाहर निकलते हुए हुआंग जियाओलोग ने ये कहने के लिए अपना मुंह खोला कि हुआंग मिंग की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हुआंग पेंग ने उसे रोका। जियाओलोग, आपके वरिष्ठ चाचा के सामने आपको व्यवहार करना चाहिए, क्या आप समझते हैं? ऐसा कहने के बाद हुआंग शियाओलोग की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वो और हुआंग शियाओलोग उत्तरी आंगन की ओर चले गए। जब वे उत्तरी प्रांगण में पहुंचे तो हुआंग मिंग और हुआंग बेई, ये पिता और पुत्र, मुख्य हॉल में थे। संयोग से झो गुआंग और झो जुएदो भी वहां थे। अध्याय 06, मुझसे भीख मांगना बेकार है। हॉल में बैठे हुए, हालांकि हुआंग मिंग को हुआंग पेंग और हुआंग शियाओलोग का आना थोड़ा अचानक लगा। वो बैठा रहा और जब हुआंग पेंग ने हॉल में प्रवेश किया तो वह नहीं उठा। जागीर का दूसरा भगवान झो गुआंग और उनके बेटे झो जुएदोग ने देखा कि यह हुआंग पेंग था। तुरंत खड़े हो गए और हुआंग पेंग का अभिवादन किया। हुआंग मिंग की तरह बैठे रहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे।
हुआंग पेंग ने पहले झो पिता पुत्र की जोड़ी की ओर सिर हिलाया और फिर हुआंग मिंग की ओर मुड़े। बड़े भाई। हुआंग शियाओलोग ने कुछ अनिच्छुक स्वर में उसका अनुसरण किया। बड़े चाचा। हुआंग मिंग का चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था और उसने कहा, दूसरे भाई तुम यहाँ हो, बैठो। हुआंग पेंग और हुआंग शियाओलोग किनारे की कुर्सियों पर बैठे थे। जैसे ही हुआंग पेंग बैठा, वो विचार कर रहा था कि उसे हुआंग मिंग से अपना अनुरोध कैसे व्यक्त करना चाहिए। दूसरा भाई, तुम्हें यहाँ क्या लाया है? इस समय हुआंग मिंग ने पूछा। हुआंग पेंग ने ईमानदारी से कहने से पहले एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, बड़े भाई, मैंने सुना है कि हुआंग वेई ने कहा था कि वार्षिक वर्ष के अंत में कबीले सभा में वो जियाओलोग की दोनों भुजाओं को अपंग कर देगा। इसलिए हुआंग की बातें पेंग को नागवार गुजरी। यहाँ ओह, ऐसी कोई बात है क्या? हुआंग मिंग आश्चर्यचकित दिखे। हुआंग शियाओलोग ने अपने चाचा हुआंग मिंग की खाली अभिव्यक्ति को देखा और मन ही मन हंसा। यहाँ तक कि उनके पिता हुआंग पेंग को भी इस मामले के बारे में पता चल गया है, जिसका मतलब है कि यह खबर पहले ही पूरे हुआंग कबीले हवेली में फैल चुकी थी। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हुआंग मिंग को इसके बारे में पता ना हो। हुआंग वेई, क्या ऐसा कोई मामला है? हुआंग मिंग ने पलटकर अपने बेटे हुआंग वेई से पूछा। हुआंग वेई ने बिना पलके झपकाए और अपरिवर्तित चेहरे की अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। हुआंग पेंग और हुआंग शियाओलोग को देखते हुए हुआंग वेई ने आगे कहा, मेरी राय में ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर इसे हमारे उत्तरी आंगन में परेशानी पैदा करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सुनते ही हुआंग पेंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या इसका मतलब ये है कि वो और उसका बेटा बेकार लोग थे जिनके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं था, इसलिए वे इधर उधर भागेंगे और हुआंग मिंग और उसके बेटे के लिए परेशानी पैदा करेंगे? हुआंग शियाओलोग हुआंग मिंग और हुआंग वेई को देख रहा था। इस पिता और पुत्र की जोड़ी का प्रदर्शन, जहां एक व्यक्ति मासूमियत से पूछता है और दूसरा उसी तरह जवाब देता है, हास्यास्पद था। उसने मन ही मन व्यंग्य किया। बड़े भाई, आप इस मामले पर क्या कहते हैं? अपने गुस्से पर काबू पाते हुए हुआंग पेंग ने हुआंग मिंग की ओर रुख किया। हुआंग मिंग ने हाथ हिलाया, फिर भी अपनी अभिव्यक्तिहीन अभिव्यक्ति बरकरार रखी। ठीक है दूसरे भाई, चूंकि ऐसी कोई बात नहीं है, आप अब वापस जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हुआंग मिंग के शब्दों के पीछे का अर्थ बेहद स्पष्ट था। हुआंग पेंग परेशानी की तलाश में आया था। अपने बढ़ते गुस्से को दबाते हुए हुआंग पेंग ने कहा, बड़े भाई, क्या आपका मतलब ये है कि हम पिता और पुत्र के पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है, इसलिए हम आपके लिए परेशानी पैदा करने के लिए यहाँ आए हैं? हुआंग मिंग का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने भौहें चढ़ा ली। भले ही मामला सच हो, इसके बारे में क्या? कबीले सभा के दौरान एक ही उम्र के साथियों के बीच लड़ाई एक आम घटना है। हुआंग मिंग ने इसे लापरवाही से कहा, लेकिन उन्होंने हुआंग वेई की हुआंग शियाओलोग की दोनों भुजाओं को विकृत करने की इच्छा के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया। हुआंग पेंग अपने बड़े भाई हुआंग मिंग की ओर देखते हुए गुस्से से उठ खड़ा हुआ। क्या आप कह रहे हैं कि भले ही हुआंग वेई ने शियाओलोग की दोनों भुजाएं बर्बाद कर दी हो, ये सामान्य है? अपने चेहरे पर उदासीनता के साथ हुआंग मिंग ने कहा, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मुझे वार्षिक कबीले सभा के दौरान सहकर्मी प्रशिक्षण कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? सहकर्मी प्रशिक्षण कार्यक्रम पिता द्वारा निर्धारित एक नियम है। क्या आपका मतलब पिता द्वारा निर्धारित नियमों से है गलत? हुआंग शियाओलोग की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। उनके पिता का इरादा हुआंग मिंग के लिए था कि वह अपने बेटे को हुआंग शियाओलोग को जाने देने की सलाह दे। हॉल में हर कोई जानता था कि उनके पिता का इरादा क्या था, लेकिन हुआंग मिंग ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और दावा किया कि हुआंग पेंग, हुआंग मिंग उसके लिए चीजें मुश्किल करने के लिए उसके पिता द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने के लिए कह रहा था। झो गुआंग और झो जुएदो, पिता और पुत्र, बिना कुछ बोले वहीं बैठे रहे। उसकी आंखों में उसका उत्साहपूर्ण आनंद स्पष्ट था। हुआंग पेंग का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। दोनों मुठियां बंद करके और गहरी सांस लेते हुए उसने हुआंग मिंग से कहा, जियाओलोग तुम्हारा भतीजा है। हुआंग मिंग ने अपनी भौहें उठाई, हुआंग शियाओलोग की ओर देखा और हुआंग पेंग से कहा, क्या मुझे आपको ये याद दिलाने की जरूरत है? मुझे नहीं पता कि वह मेरा भतीजा है। भले ही वो मेरा भतीजा हो, यह आपके लिए बेकार है मुझसे विनती करने के लिए। हुआंग पेंग अपने गुस्से के बावजूद हंसे। अच्छा, अब अंततः उसने अपने बड़े भाई का असली चेहरा देखा और उसके दिल में एक सिहरन भरी भावना भर गई। दर्शकों का भाईचारा, लेकिन वे अजनबियों से बेहतर नहीं है। हुआंग शियाओलोग ठंडे स्वर में ये कहने से खुद को नहीं रोक सके। हुआंग मिंग, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आपका बेटा कबीले सभा के दौरान मुझे पंगु बनाने में सक्षम है? दिलेर, हुआंग शियाओलोग जैसे एक छोटे लड़के को झो हुआंग के सामने उसका नाम लेकर बुलाने की हिम्मत करते देख वो गुस्से से उठ खड़ा हुआ और हुआंग शियाओलोग पर हमला करने के लिए अपनी हथेली उठाई। एक दबंग लड़ाई क्यूई का लक्ष्य हुआंग शियाओलोग की छाती की ओर था। अचानक एक छायाचित्र चमका और हुआंग जियाओलोग की लड़ाई क्यूई को अवरुद्ध कर दिया। बूम, एक विस्फोट हुआ और हुआंग शियाओलोग के सामने हमले को रोकने वाला सिलहूट डैंग डैंग ध्वनि के साथ वापस लड़खड़ा गया। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? हुआंग जियाओलोग चिंतित था क्योंकि वो अपने पिता के पास भागा। हुआंग पेंग ने अपना हाथ लहराया और सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ।
अंत में हुआंग शियाओलोग अभी भी हुआंग मिंग का भतीजा था। हालांकि वह गुस्से में था, हुआंग मिंग ने नियंत्रण से हमला किया। अन्यथा हुआंग पेंग की छठे क्रम के उत्तरार्ध की ताकत के साथ ये सातवें क्रम के योद्धा हुआंग मिंग की एक हथेली को रोकने के लिए अपर्याप्त होगा। हुआंग शियाओलोग ने यह देखकर कि उसके पिता घायल नहीं हुए हैं, राहत की सांस ली। इस समय हुआंग वेई, जो किनारे पर चुपचाप खड़ा था, पास आया और कहा, दूसरे चाचा, यदि आप चाहते हैं कि मैं हुआंग शियाओलोग को जाने दूं, तो ये तब तक असंभव नहीं है जब तक हुआंग शियाओलोग घुटने टेकता है, 3 बार जोर से झुकता है और साल की कबीले सभा के अंत में मुझे उसे 20 थप्पड़ मारने दो, फिर मैं उसे जाने दूंगा। 3 बार मोड़ो और 20 थप्पड़ मारो। हुआंग पेंग की भौहें तन गई और उसने अपने बेटे की ओर देखा। हुआंग शियाओलोग ने हुआंग वेई की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, अतीत में या अब, मैं हुआंग शियाओलोग स्वर्ग के सामने घुटने टेकता हूँ और पृथ्वी के सामने घुटने टेकता हूँ, लेकिन किसी व्यक्ति के सामने कभी नहीं। फिर हुआंग पेंग की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, पिताजी, चलिए। स्वर्ग के सामने अपने घुटनों पर, पृथ्वी के सामने अपने घुटनों पर, लेकिन किसी व्यक्ति के सामने कभी नहीं। हुआंग पेंग आश्चर्यचकित था, लेकिन कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराया। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं। ये कहते हुए हुआंग पेंग और हुआंग शियाओलोग जाने के लिए मुड़े। हुआंग वेई ने हुआंग पेंग और हुआंग शियाओलोग के निकलते हुए छायाचित्रों को देखा और अपने दिल में बढ़ते गुस्से के साथ वो हुआंग शियाओलोग की पीठ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। हुआंग शियाओलोग, क्या आपको लगता है कि मैं असेंबली के दौरान आपकी बाहों को पंगु बनाने की हिम्मत नहीं करूंगा कबीला? हुआंग शियाओलोग जब अपने पिता के साथ उत्तरी आंगन के प्रवेश द्वार से बाहर निकला तो उसने पलटकर भी नहीं देखा। हुआंग मिंग ने 2 गायब होती आकृतियों को देखा, उसका चेहरा जटिल हो गया। हवेली के सबसे बड़े स्वामी, सिर्फ इसलिए कि हुआंग शियाओलोग की पहचान परिवार के बुजुर्गों के प्रति अपमानजनक थी, उसने हवेली के सबसे बड़े स्वामी को अपने नाम से संदर्भित करने का साहस भी किया। ये भी है, इस समय झो गुआंग हुआंग मिंग के पास पहुंचे और बात कर रहे थे। हालांकि शब्द अभी खत्म भी नहीं हुए थे कि हुआंग मिंग की हथेली झो गुआंग के चेहरे पर चली गई, जिससे उसके चेहरे पर हल्का लाल 5 उंगलियों का निशान बन गया। हुआंग मिंग ने झो गुआंग को देखा, उसका चेहरा भावहीन था लेकिन उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थी। ये हमारे बीच का मामला है भाइयों, आप हस्तक्षेप करने के योग्य नहीं है। हाँ, सीनियर मेंशन भगवान, यह अधीनस्थ की गलती है, अधीनस्थ की गलती। झो गुआंग घबरा गए और बार बार माफी मांगी। थोड़ी देर के बाद हुआंग शियाओलोग और उनके पिता हुआंग पेंग पूर्वी प्रांगण में लौट आए। सुयान, ये जानते हुए कि हुआंग शियाओलोग और हुआंग पेंग वापस आ गए हैं, जल्दी से उनके पास पहुंचे और चिंतित स्वर में पूछा, ये कैसा था? हुआंग पेंग को नहीं पता था कि इसे कैसे समझाया जाए। इसके बजाय ये हुआंग शियाओलोग था जिसने कहा, माँ, आपको कबीले सभा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। ये सुनने के बाद सुयान ने सोचा कि हुआंग वेई ने कबीले असेंबली प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान हुआंग शियाओलोग को जाने देने का वादा किया था और उसका चिंतित दिल आखिरकार शांत हो गया। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, यह अद्भुत है, फिर तो सब ठीक है। हुआंग पेंग ने कुछ कहने की इच्छा से अपना मुंह खोला, लेकिन अपनी पत्नी की प्रसन्न मुस्कान को देखते हुए उसने अंत में कुछ नहीं कहा। अध्याय 07। एक अजीब घाटी पूर्वी आंगन के भीतर अपने छोटे से आंगन में हुआंग शियाओलोग लकड़ी के बिस्तर पर बैठकर उत्तरी आंगन के दृश्य के बारे में सोच रहा था। हुआंग वेई और उनके पिता दोनों के अहंकारी, ठंडे और पाखंडी अभिनय के कारण उनके दिल में द्वेष की भावना उभर आई। प्रारंभ में जब उन्होंने वर्ष की कबीले सभा के अंत के दौरान हुआंग वेई को बुरी तरह हराने की योजना बनाई तो उन्हें कुछ झिझक हुई, लेकिन अब ये पूरी तरह से खत्म हो चुका था। संभवतः हुआंग मिंग का मानना है कि मुख्य हवेली के स्वामी की स्थिति उनकी उंगलियों से नहीं फिसलेगी। हुआंग जियालोग ने हंसी उड़ाई। जब से हुआंग वेई की मार्शल भावना जागृत हुई, अधिकांश बुजुर्ग हुआंग मिंग के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसने आज के उत्तरी आंगन के दृश्य के साथ साथ क्यूई डैन बैटल के संबंध में पिछली घटना को जन्म दिया। थोड़े समय बाद अपनी शत्रुता को दबाते हुए हुआंग शियाओलोग ने अपनी लड़ाई क्यूई को प्रशिक्षित करने के लिए जुआंग किंग खेती तकनीक को लागू करना शुरू कर दिया। 2 सिरों वाली सांप मार्शल स्पिरिट हुआंग शियाओलोग के पीछे तैरती हुई उभरी और आसपास की दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को निगलने लगी। हुआंग शियाओलोग ने देखा कि दूसरे क्रम के योद्धा के रूप में उनकी उन्नति के बाद उनकी मार्शल स्पिरिट की आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषण गति में काफी वृद्धि हुई थी। इसके अलावा 2 सिर वाले सांप मार्शल स्पिरिट, जो पहले हथेली के आकार के थे, आकार में 2 गुने हो गए हैं। उनकी चमकदार काली रोशनी और नीली रोशनी अधिक मोटी और चमकदार हो गई है। जैसे ही 2 सिर वाले सांप की मार्शल स्पिरिट ने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को खत्म कर दिया, कमरे में काली और नीली रोशनी लगातार चमकती रही। आध्यात्मिक ऊर्जा की कई किस्में हुआंग शियाओलोग के मेरिडियन में अवशोषित हो गई, लगातार युद्ध क्यूई में बदल गई, दूसरी परत के मेरिडियन के साथ बार बार बहती रही। देखते ही देखते कुछ दिन बीत गए। पिछले कुछ दिनों में हुआंग शियाओलोग ने एक बार फिर समय की परवाह किए बिना पागलों की तरह अभ्यास किया। इन दिनों के अभ्यास का नतीजा ये हुआ कि हुआंग शियाओलोग शुरुआती दूसरे क्रम के शिखर तक पहुंचने में कामयाब रहे।
इस अवधि के दौरान हुआंग पेंग और सु यान प्रतिदिन हुआंग शियाओलोग की जांच करने के लिए उसके छोटे से आंगन से गुजरते थे। अपने बेटे को इस तरह पागलपन से अभ्यास करते देख हुआंग पेंग और सु यान दोनों को परेशानी महसूस हुई। सु यान ने गुप्त रूप से रोना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि हालांकि हुआंग पेंग और हुआंग शियाओलोग ने कभी भी विस्तार से उल्लेख नहीं किया था कि क्या हुआ था। नॉर्थ कोर्टयार्ड वो अभी भी हवेली के नौकरों की गपशप से यह पता लगाने में कामयाब रही कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था। आधा महीना बीत गया। इस आधे महीने में हुआंग शियाओलोग या तो अपने छोटे से आंगन में अपनी लड़ाई क्यूई का प्रशिक्षण ले रहा था, या पीछे के पहाड़ में अपने बॉडी मेटामॉर्फोसिस स्क्रिप्चर का प्रशिक्षण ले रहा था। क्योंकि बॉडी मेटामॉर्फोस शास्त्र एक रहस्य था, वो केवल रात में पीछे के पहाड़ पर अभ्यास करने के लिए छिप सकता था। घने जंगल के भीतर रात के अंधेरे की आड़ में एक छोटी सी आकृति अजीब स्थिति में खड़ी थी। अंधेरी रात, जंगल के घने पेड़ और वहां अजीब स्थिति में खड़ी एक छोटी सी आकृति। ये दृश्य पत्तों के अंतराल से चमकती चांदनी के साथ पूरा हुआ, जिससे जमीन पर नरम चांदी के धब्बे दिखाई दिए। अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखते हुए हुआंग शियाओलोग ने बॉडी मेटामॉर्फोस के बाइबल कानून की समीक्षा की, जो दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित करता है और इसे नग्न आंखों के लिए दृश्यमान बनाता है। ऊर्जा को हुआंग शियाओलोग के मध्याह्न रेखा में प्रवाहित होते देखा जा सकता है, जो उसकी नाभि के नीचे उसके डेंटियन में परिवर्तित होने से पहले आंतरिक बल में परिवर्तित हो जाती है। रात धीरे धीरे धुंधली हो गई, क्योंकि रोशनी ने अंधेरे पर कब्जा कर लिया और घास पर बनी उसकी बूंदें सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी। हुआंग जियालोग ने अपनी आंखें खोलने से पहले बॉडी मेटामॉर्फोस स्क्रिप्चर कानून को क्रियान्वित करना बंद कर दिया। अचानक हुआंग जियालोग ने धीमी आवाज में चिल्लाया। दोनों हथेलियों को लहराते हुए उसका छायाचित्र जमीन से ऊपर उछल गया, क्योंकि हथेली के प्रहार से छाया नीचे घास के टुकड़े पर जोर से गिरी। हवा के माध्यम से सीटी बजाते हुए ऊर्जा तेजी से आसपास के स्थान में घूम रही थी। ये शीर्ष मार्शल कौशल हुआंग शियाओलोग के परिवार से उनके पिछले जीवन इथरियल पाम में विरासत में मिला था। जब हुआंग शियाओलोग की हथेलियां टकराई तो उनकी भुजाएं अगोचर और अमूर्त लग रही थी। हवा में वाष्प की एक घनीभूत हथेली की छाप अंकित थी। प्रत्येक हथेली का प्रहार लंबे समय के बाद भी नष्ट नहीं हुआ था। ईथर पाम निपुणता का उच्चतम स्तर, बिना नष्ट हुए संघनित होना, अनंत आंतरिक शक्ति। अपने पिछले जीवन में हुआंग शियाओलोग को न केवल अपनी काया के लिए बल्कि अपनी अद्भुत समझने की क्षमता के लिए भी एक मार्शल आर्ट प्रतिभावान के रूप में जाना जाता था। आधे घंटे बाद हुआंग शियाओलोग धीरे धीरे रुक गया। कुछ सांसों के बाद आसपास के पेड़ ढह गए। प्रत्येक पेड़ के तने पर एक हथेली का निशान दिखाई देने लगा। पेड़ के तनों पर तार के निशानों को देखकर हुआंग शियाओलोग की भौहें सिकुड़ गई। यदि यह उसका पिछला जीवन होता तो उसकी ईथर हथेली कोई दृश्यमान निशान नहीं छोड़ती। अंत में ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसकी आंतरिक शक्ति अभी भी बहुत कमजोर थी। मुझे आश्चर्य है, इस मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड के युद्ध कौशल की शक्ति क्या है? हुआंग शियाओलोग ने मन ही मन सोचा। सामान्य कबीले के नियम केवल उन बच्चों को अनुमति देते हैं जो कबीले की युद्ध तकनीक में अभ्यास करने के लिए कम से कम मध्य चौथे क्रम के योद्धा तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि केवल इस आधार स्तर को प्राप्त करके ही वे युद्ध तकनीक की शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम होंगे। योद्धा के प्रारंभिक चरण में इनका बहुत कम उपयोग होता है। इस समय हुआंग शियाओलोग ने अचानक अपने पीछे एक अजीब शोर सुना। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ ही दूरी पर एक बड़े पेड़ से एक 2 फुट का प्राणी लटका हुआ था, जिसका शरीर बैंगनी रंग का था और उसकी आंखें हल्की नीली थी। बैंगनी भक्षण आत्मा बंदर। हुआंग शियाओलोग आश्चर्यचकित था। हुआंग शियाओलोग ने एक बार अपने पिछले जीवन के पुराने पारिवारिक रिकॉर्ड में एक चित्र देखा। वायलेट डिवोरिंग स्पिरिट बंदर एक दुर्लभ आत्मा जानवर था। हुआंग शियाओलोग को अपनी ओर देखते हुए छोटा बैंगनी स्पिरिट बंदर मुस्कुराया और ज़ेड चिल्लाया। उसके हाथ हुआंग शियाओलोग की ओर इशारा कर रहे थे। फिर वह घूमा और पहाड़ों के गहरे हिस्सों की दिशा में भाग गया। पहाड़ों की गहराई में छोटे बैंगनी बंदर का पीछा करने से पहले हुआंग शियाओलोग एक सेकंड के लिए झिझके। जिस बात ने हुआंग शियाओलोग को आश्चर्यचकित कर दिया वो थी वायलेट डिवोरिंग स्पिरिट ऐप की गति जब वो घने पत्तों के बीच से गुजर रहा था। यदि हुआंग शियाओलोग ने बॉडी मेटामॉर्फोस स्क्रिप्चर्स में प्रशिक्षण नहीं लिया होता और स्काई गायरेशन सटेप का उपयोग नहीं किया होता तो छोटे बैंगनी बंदर की गति के साथ बने रहना वास्तव में मुश्किल होता। आधे घंटे बाद कई छोटी नदियों और वन क्षेत्रों को पार करने के बाद हुआंग शियाओलोग आखिरकार एक अजीब दिखने वाली घाटी में पहुंच गया और वो छोटे बंदर का पीछा कर रहा था। बैंगनी घाटी के भीतर शांति थी और भीतरी घाटी से भारी yin QE फैल रही थी, जिससे हुआंग शियाओलोग की त्योरियां चल गई। Z जब हुआंग शियाओलोग गंभीरता से विचार कर रहा था कि क्या वह घाटी में प्रवेश करना चाहता है तो छोटा बैंगनी बंदर हुआंग शियाओलोग पर चिल्लाते हुए अंदर से भाग गया। जाहिर तौर पर वह चाहता था कि हुआंग शियाओलोग घाटी में उसके पीछे चले। थोड़ी देर विचार करने के बाद हुआंग शियाओलोग ने अपना पैर उठाया और छोटे आदमी के पीछे पीछे घाटी में प्रवेश किया। घाटी में प्रवेश करने पर मोटी yin QE की एक लहर ने हुआंग शियाओलोग के चेहरे पर प्रहार किया, जिसमें एक अप्रिय गंध थी। घाटी में बहुत दूर नहीं, बड़े बड़े ढेर और यहाँ तक कि हर जगह मृत हड्डियों के पहाड़ बिखरे हुए थे, जो उस युग से संबंधित थे जो बहुत पहले बीत चुका था।
जैसे जैसे वे घाटी में गहराई तक जाते गए, हड्डियों के अधिक से अधिक पहाड़ सजते गए। दृश्य हुआंग शियाओलोग के 2 जन्मों के अनुभव के बावजूद, जिसने उनके दिमाग और इच्छा शक्ति को उनकी उम्र के अधिकांश बच्चों से अधिक मजबूत बना दिया, वो इस स्थिति में शांत रहने में असमर्थ थे। हालांकि जब हुआंग शियाओलोग वापस मुड़कर जाने वाला था, तो वह अचानक हरी घास के एक बड़े मैदान में आ गया, जिसमें हवा में विदेशी फूलों की खुशबू फैल रही थी। यह ऐसा था मानो ईडन का चित्रित चित्रण वास्तविकता में प्रकट हो गया हो। मैदान के मध्य में एक फिरोजा झील थी। हुआंग शियाओलोग घाटी को देखकर अवाक रह गया। उसने कभी इस संभावना की कल्पना भी नहीं की होगी कि इस घाटी का अगला भाग नर्क के दृश्य की तरह मृत हड्डियों से भरा होगा, जबकि दूसरा भाग एक स्वप्नलोक होगा। इस समय छोटा बैंगनी बंदर एक पहाड़ी चट्टान पर चढ़ गया और चट्टान के शीर्ष की ओर इशारा करते हुए हुआंग शियाओलोग की ओर चिल्लाया और इशारा किया। हुआंग जियालोग पास आया और उसकी आंखें उन छोटी उंगलियों द्वारा बताई गई दिशा का अनुसरण करने लगी। चट्टान की चोटी तक लगभग पूरी दूरी पर एक छोटी मोटी हरी बेल पर कुछ लाल रंग के फल उग रहे थे। ये लाल फल जो भी इन्हें देखता उसका ध्यान भटक जाता। हवा में तैरती फलों की खुशबू दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही थी। क्या ये यांग फल हो सकता है? हुआंग जियाओलोग स्तब्ध रह गया, बहुत आश्चर्यचकित हुआ। यांग फल अत्यधिक यीन की भूमि में उगता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच 9 प्रकार की यांग क्यूई को अवशोषित करता है। यदि युद्ध क्यूई की खेती करने वाले लोग इसे लेते हैं, तो यह न केवल युद्ध क्यूई की खेती में सुधार कर सकता है, बल्कि मज्जा को भी शुद्ध कर सकता है और लुगदी धोने का प्रभाव प्रदान कर सकता है, जो किसी की भविष्य की खेती में अकल्पनीय लाभ लाएगा। अध्याय 08। झील के तल पर रोमांच का मौका। हुआंग शियाओलोग ने यांग फल के कई टुकड़ों को देखा। उसकी आंखें इच्छा से जल रही थी। उसका गला घबराहट से सिकुड़ गया और वो फिर वायलेट डिवोरिंग स्पिरिट बंदर की ओर मुड़ा, क्योंकि उसे अंततः समझ में आ गया कि यह छोटा बैंगनी बंदरों से क्यों लाया था। यांग फल के विभिन्न टुकड़े चट्टान पर 20 से 30 मीटर ऊंचे थे। ये छोटा लड़का केवल देख सकता था लेकिन खा नहीं सकता था, इसलिए वो उसे फल तोड़ने में मदद करने के लिए लाया। छोटे लड़के, क्या तुम मुझे इन यांग फलों को चुनने में मदद करने के लिए यहाँ लाए हो? हुआंग शियाओलोग ने पूछा। हु। छोटे बैंगनी बंदर की आंखों में खुशी झलक रही थी और उसने उत्साह से सिर हिलाया। हुआंग शियाओलोग मुस्कुराया। ये छोटा लड़का वास्तव में बहुत प्यारा था। चट्टान पर 20 मीटर से अधिक ऊंचे यांग फलों की ओर मुड़ते हुए उसने आसपास का सर्वेक्षण किया। चट्टान का चेहरा शिखर तक चिकना था और मजबूती से पकड़ने के लिए लगभग कोई जगह नहीं थी। 20 मीटर लंबे फलों को तोड़ना कोई आसान काम नहीं था, खासकर वर्तमान हुआंग शियाओलोग के लिए। कुछ क्षण बाद हुआंग जियाओलोग उछल पड़ा। लगभग 4 से 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते उसकी उंगलियां पंजे के आकार में मुड़ गई और उसकी उंगलियां चट्टान के मुख में धंस गई। हालांकि चट्टान का चेहरा चट्टान की तरह कठोर था और उसकी उंगलियां केवल कुछ मिलीमीटर गहराई तक ही घुस पाई, लेकिन यह उसके छोटे शरीर को सहारा देने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि वो हवा में लटका हुआ था। इसके बाद उसने अपने बाएं हाथ से भी ऐसा ही किया। अपनी उंगलियों को पंजों में मोड़ा और उन्हें अपने शरीर को स्थिर करते हुए चट्टान के ऊपर डाला। इस प्रकार कदम दर कदम हुआंग शियाओलोग धीरे धीरे यांग फलों की ओर चढ़ गया। हर कदम पर उसे अपने शरीर को सहारा देने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ता था, जिससे ये बेहद थका देने वाला हो जाता था। जब वो 10 मीटर का निशान पार कर गया तो वो पहले से ही जोर से हौंक रहा था। उसकी गति धीमी हो गई थी। जमीन पर हंसमुख चिल्लाता हुआ बैंगनी बंदर शांत हो गया। हल्की नीली आंखों की जोड़ी ने चिंतित होकर हुआंग शियाओलोग के छायाचित्र को देखा, जैसे कि वो चिंतित था कि हुआंग शियाओलोग किसी भी क्षण गिर सकता है। वायलेट डिवोरिंग स्पिरिट ऐप की सतर्क निगाह के तहत हुआंग शियाओलोग का छोटा और पतला शरीर अंततः 20 मीटर से अधिक ऊंचाई पर चढ़ने के बाद यांग फल तक पहुंच गया। अपने सामने यांग फल के 5 टुकड़ों को देखकर हुआंग शियाओलोग की आंखें चमक उठी, क्योंकि उसने पहले से तैयार किया हुआ एक छोटा कपड़ा सावधानी से हटाया और धीरे से उठाया। यांग के फलों को कपड़े के छोटे टुकड़े पर रखने और लपेटने से पहले एक एक करके रखें, सावधानी से, फिर अंत में जमीन पर कूदना। हुआंग शियाओलोग ने नीचे उतरते समय हवा में अपनी लैंडिंग की गति को कम करने के लिए चट्टान की दीवार पर कई बार अपना पैर पटका। उसे यांग फलों को सफलतापूर्वक तोड़ते हुए देखकर छोटा बैंगनी बंदर खुशी से चिल्लाने लगा, अपने छोटे पंजे से खुशी का इशारा करते हुए। अपनी प्रसन्नता दिखाने के बाद छोटा बैंगनी बंदर शांत हो गया और हुआंग जियालोग के हाथों में कपड़े के उस छोटे बंडल को दयनीय दृष्टि से देखने लगा, जिसमें यांग के फल थे। छोटा लड़का, पकड़ो। हुआंग शियाओलोग छोटे बैंगनी बंदर की हरकतों पर हंसे बिना नहीं रह सका। कपड़े की गठरी से यांग फल के 2 टुकड़े निकालकर उसने फेंक दिए। छोटे बैंगनी बंदर ने छलांग लगाई और दोनों फलों को एक एक हाथ में पकड़ लिया। हुआंग शियाओलोग को खुशी से चिल्लाते हुए वो एक कोने में गया और यांग फलों की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए बैठने से पहले दोनों फलों को निगल लिया। छोटे बैंगनी बंदर को फल की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए खेती की तकनीक को निष्पादित करते हुए देखकर हुआंग शियाओलोग को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अधिकांश स्पिरिट जानवरों का पालन पोषण किया जा सकता है। वायलेट डिवोरिंग स्पिरिट ऐप का उल्लेख नहीं किया जा सकता है, जो एक दुर्लभ और शीर्ष स्तरीय स्पिरिट जानवर था।
छोटे बैंगनी बंदर को परेशान किए बिना हुआंग शियाओलोग ने आसपास की घाटी का निरीक्षण किया और यह निर्धारित करने के बाद कि यह सुरक्षित है, वह भी किनारे पर बैठ गया और यांग फल का एक टुकड़ा निकाला और उसे निगल लिया। फल को अवशोषित करने के लिए हुआंग किंग खेती तकनीक को क्रियान्वित किया। ऊर्जा। जैसे ही यांग फल की ऊर्जा हुआंग शियाओलोग के शरीर में फैल गई, 9 यांग ऊर्जा के कई तार लगभग तुरंत उभर आए। 9 यांग ऊर्जा दुनिया में सबसे शुद्ध शीर्ष श्रेणी की अग्नि विशेषता वाली आध्यात्मिक ऊर्जा थी। 9 यांग ऊर्जा के प्रवाह में डूबे हुए हुआंग शियाओलोग को बेहद आरामदायक और गर्म महसूस हुआ, जैसे कि वो एक गर्म झरने में डूबा हुआ हो। उसके शिरोबिंदु के भीतर युद्ध क्यूई तेजी से प्रवाहित हुई। कुछ घंटे बीत गए। हुआंग शियाओलोग ने अपनी आंखें खोली। कुछ घंटों के बाद उसने अंततः उस यांग फल के भीतर की सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और उसके शरीर के भीतर युद्ध क्यूई दोगुनी से भी अधिक मोटी हो गई, जिससे उसकी खेती देर से दूसरे क्रम के योद्धा के रूप में आगे बढ़ी। उनके मूल अनुमान के अनुसार दूसरे ऑर्डर के अंत तक पहुंचने के लिए उन्हें कम से कम 1.5 महीने की आवश्यकता होगी, लेकिन अब उन्होंने इसे बहुत तेजी से हासिल कर लिया है। हुआंग शियाओलोग अपनी उपलब्धि से खुश थे। जैसे ही उसने ये सोचा, एक भयानक गंध ने उसकी नाक पर हमला कर दिया। नीचे देखने पर उसने देखा कि उसका पूरा शरीर काली चिपचिपी मिट्टी की परत से ढका हुआ है। अपने पिछले जीवन में उसने यांग फल के समान कुछ खाया था, इसलिए वो जानता था कि यह काला और चिपचिपा कीचड़ उसके शरीर से निकलने वाली अशुद्धियां थी। हुआंग शियाओलोग ताजगी से हल्का महसूस करते हुए उछल पड़ा। फिर उसने अपने अंगों को थोड़ा फैलाया। उसने देखा कि छोटा बैंगनी बंदर अभी भी यांग फल की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, इसलिए उसने उसे परेशान नहीं किया और घास क्षेत्र के बीच में झील की ओर चला गया। झील के सामने उसने कपड़े उतारे और बचे हुए 2 यांग फलों को ध्यान से एक तरफ रख दिया। वो अपने शरीर पर जमी काली मैल की परत को धोने के लिए छींटे मारते हुए झील में कूद पड़ा। बहुत जल्दी हुआंग शियाओलोग ने खुद को साफ किया और झील से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उसे झील के तल से आने वाली ठंडी आभा के निशान महसूस हुए। जब आप ध्यान नहीं दे रहे थे तो ये बताना कठिन था। हुआंग शियाओलोग की रुचि जगी, इसलिए उसने झील में छलांग लगा दी। थोड़ी दूरी पर गोता लगाते हुए हुआंग शियाओलोग ने एक गुफा का प्रवेश द्वार देखा, जहाँ से ठंडी आभा आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो गुफा के छेद के द्वार पर पहुंचा और बिना किसी हिचकिचाहट के प्रवेश कर गया। जैसे ही वो छेद में घुसा, उसने देखा कि दीवारें सूखी थी और फिसलन वाली नहीं थी जैसा कोई सोच सकता है। गुफा की दीवार के एक तरफ हंस के अंडे के आकार का एक जल फैलाव मोती जड़ा हुआ था। यदि इस मोती को नीलामी के लिए रखा जाए तो इसकी कीमत 1 लाख सोने के सिक्कों से अधिक होगी। हुआंग शियाओलोग इस गुफा के बारे में जानने को उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका। लगभग 10 मीटर तक सुरंग के साथ चलते हुए वो लगभग 100 वर्ग मीटर चौड़े एक खाली कमरे में आया, लेकिन एक नजर में ये स्पष्ट हो गया कि कमरे के अंदर कुछ भी नहीं था। हालांकि खाली दालान के अलावा 3 अन्य कमरे थे। हुआंग शियाओलोग पहले कमरे की ओर चला गया। पहले कमरे में उसने कुछ भी नहीं जीता। ये खाली था जैसे बाहर दालान था। हुआंग शियाओलोग दूसरे कमरे में चला गया और वह भी खाली था। भाड़ में जाओ, मुझे मत बताओ कि तीसरा कमरा भी खाली है। हुआंग शियाओलोग खुद को चिल्लाने से नहीं रोक सका। तीसरे कमरे के सामने खड़े होकर हुआंग शियाओलोग ने धीरे से अंदर झांका। अंत में तीसरे कमरे के अंदर एक जेड बिस्तर था और जेड बिस्तर के ऊपर अज्ञात सामग्रियों से बनी एक किताब थी। आधा मीटर लंबी चमकदार काली पत्तियों का एक जोड़ा दीवारों से लटका हुआ था। एक पल के लिए रुकते हुए हुआंग शियाओलोग की नजर जेड बिस्तर के ऊपर रखी किताब पर पड़ी, तो वो आगे बढ़ा और उसे उठा लिया। दिखने में पतली सी किताब ऐसी थी, इतना भारी कि उसकी बाहें वजन के नीचे झुक गईं, जिससे वो चौंक गया। ये किताब किस सामग्री से बनी थी जिसका वजन इतनी पतली चीज के लिए लगभग 30 पाउंड था? किताब के कवर पर नजर डालें तो प्राचीन शिलालेखों में 3 शब्द लिखे हुए थे, असुर रणनीति। ठीक इसी क्षण मानो कोई विस्फोट हुआ हो। हुआंग शियाओलोग के दिमाग में उन्मादी हत्या की भयानक आभा फैल गई। उसकी आंखें चमक उठी और वह एक ऐसे स्थान पर प्रकट हुआ जो हड्डियों के अंतहीन पहाड़ों से घिरा हुआ था और उनकी सीमा पर खून का अथाह समुद्र था। हड्डियों के पहाड़ पर खड़ा होकर ऐसा लग रहा था मानो वो नर्क के किसी असुर का अवतार हो। हड्डियों के अंतहीन पहाड़ों के ऊपर क्रोधी आत्माओं की भयावह प्रेतात्माओं ने उस पर आक्रमण करने का प्रयास किया। अनगिनत घृणित और क्रोधित आत्माओं की उसे निगलने की इच्छा को महसूस करते हुए हुआंग शियाओलोग की आंखों में फिर से एक रोशनी चमकी और वो गुफा के तीसरे कमरे में वापस आ गया। हालांकि यह कुछ ही पल के लिए था। ठंडे पसीने ने उसके शरीर को भिगो दिया। अपने हाथ में असुर टैक्टिक्स नामक पुस्तक को भय से देखते हुए हड्डियों के पहाड़ों और रक्त के असीमित समुद्र वाला दृश्य दूसरी बार फिर से प्रकट नहीं हुआ, जिससे हुआंग शियाओलोग ने राहत की गहरी सांस ली। थोड़ी देर बाद दिल के सदमे को दबाते हुए हल्के से कांपते हाथों से उसने असुर रणनीति का पहला पृष्ठ खोला। अध्याय 09 असुर ब्लेड। असुर टैक्टिक्स के पहले पन्ने की ओर मुड़ते ही रक्त लाल आंखों की एक जोड़ी पृष्ठ से बाहर निकलती हुई प्रतीत हुई। एक असुर का मानवीय चित्रण, जिसका ऊपरी शरीर खुला हुआ है, उसकी मांसपेशियां तनी हुई है और सिर पर सफेद बाल है।
ह्यूमनॉइड असुर चित्रण का अध्ययन करते हुए उसकी त्वचा पर नरक में होने की भावना, पागलवध और निकायों के अंतहीन समुद्र ने हुआंग शियाओलोग की इंद्रियों को भर दिया और उसकी आंखें खून से लाल हो गई। भ्रमित और दर्द में हुआंग शियाओलोग रक्त पिपासु के उन्माद में होश खोने लगता है, जब अचानक उसके पीछे डबल हेडेड स्नेक मार्शल स्पिरिट आकाश की ओर दहाड़ती हुई दिखाई देती है। इतनी तेज गर्जना कि उसने आकाश को हिला दिया। जैसे ही उसे होश आया, उसकी आंखों से लाल रक्त पिपासा धीरे धीरे गायब हो गई। जब वो उठा तो उसका दिल ऐसे जोर से धड़क रहा था मानो उसकी छाती में फट जाएगा। इस समय मानव सदृश असुर चित्रण पुस्तक के पृष्ठ से उड़ गया। एक उज्जवल फ्लैश में ये हुआंग शियाओलोग की भौहों के बीच में प्रवेश कर गया। मन में एक साधना तकनीक का विवरण उभर आया। असुर रणनीति की पहली परत, नरक की उत्पत्ति, बुराई की शुरुआत। असुर रणनीति युद्ध की खेती तकनीक की पहली परत का पाठ करते हुए हुआंग शियाओलोग ने इसे बहुत गहरा और रहस्यमय पाया। मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में युद्ध की खेती तकनीकों को 4 रैंकों में वर्गीकृत किया गया था, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी, रहस्यमय और पीला, और प्रत्येक रैंक को अलग अलग ग्रेड में विभाजित किया गया था, निम्न, मध्यम और उच्च स्तर। मुझे आश्चर्य है कि असुर रणनीति साधना तकनीक किस रैंक की है। थोड़ी देर बाद हुआंग शियाओलोग ने दूसरे पृष्ठ की ओर रुख किया। उस पर असुर का एक और मानवीय चित्रण था, लेकिन ये थोड़ा अलग था। असुर की पीठ के दूसरे चित्रण में काले शैतानी पंखों की एक जोड़ी थी जो फैली हुई थी, जिससे एक दबंग आभा और वध का स्वाद झलक रहा था। पिछले पन्ने के अनुभव की तरह जब वो दूसरे पन्ने पर मुड़ा तो नरक से उत्पन्न होने वाले माहौल ने हुआंग शियाओलोग को घेर लिया और उसकी 2 सिर वाली सांप मार्शल आत्मा एक बार फिर उसके पीछे प्रकट हुई, जो खून की प्यासी इच्छा को दबा रही थी। हुआंग शियाओलोग की चेतना को धोखा दिया और असुर रणनीति की दूसरी परत उसके दिमाग में सफलतापूर्वक अंकित हो गई। तीसरा पेज, चौथा पेज, 5वां पेज। हुआंग शियाओलोग ने एक एक करके पन्ने पलटे। हर पन्ने पलटने के साथ असुर रणनीति साधना तकनीक की एक और ऊंची परत उसके दिमाग में उभर आई। चूंकि उनकी पृष्ठ पलटने की गति धीमी थी, इसलिए उन्हें अंतिम पृष्ठ तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगा। एक आखिरी पृष्ठ पर एक चित्रण के बजाय असाधारण सुलेख की एक पंक्ति ने पृष्ठ को भर दिया। नरक की वध आभा से आरोपित जो असुर रणनीति प्राप्त करता है, उसे असुर द्वार पर शासन करते हुए मेरे शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब असुर प्रकट होता है, दुनिया भर में अजेय। शब्दों की यह पंक्ति असुर गेट के प्रथम संप्रभु रेन वोकुंग द्वारा छोड़ी गई थी। जब असुर प्रकट होता है, दुनिया भर में अजेय। हुआंग जियाओलोग स्तब्ध रह गया। असुर गेट के प्रथम संप्रभु रेन वोकुंग बहुत क्रोधित थे, है ना? स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पूरी दुनिया में खुद को अजेय घोषित करने का साहस किसने किया? लेकिन रेन वोकुंग ने असुर रणनीति का अभ्यास करने के बाद जो लिखा, वो सबके खिलाफ अजेय होगा। शब्दों की एक सरल पंक्ति, लेकिन ये बेहद अहंकारी और दबंग थी। इसी समय किताब की रीढ़ से कागज का एक टुकड़ा गिर गया। कागज की शीट के अलावा एक गहरे रंग की अंगूठी भी थी। आश्चर्यचकित होकर हुआंग शियाओलोग ने जमीन से दोनों वस्तुएं उठा ली। कागज पर लिखे स्पष्टीकरण से उन्हें पता चला कि अंगूठी को असुर अंगूठी कहा जाता था और दीवार पर लटके 2 तेज काले ब्लेड को असुर तलवार कहा जाता था। हुआंग शियाओलोग को यह उम्मीद नहीं थी कि असुर वलय वास्तव में एक अंतरिक्ष वलय था जो केवल किंवदंतियों में मौजूद था। उनके पिता के अनुसार पूरे लुओटोंग साम्राज्य में केवल सम्राट के पास एक था, यहाँ तक कि उनके दादा हुआंग काइड के पास भी एक नहीं था। अंतरिक्ष वलय की उपस्थिति खूनी विवाद का कारण बन सकती है। कुछ क्षण बाद अपने दिल में उत्तेजना को दबाते हुए हुआंग शियाओलोग ने दिए गए निर्देशों के अनुसार ऐसा किया। अपनी उंगली चुभाई और असुर रिंग पर खून की एक बूंद टपका दी। जैसे ही ताजा खून की बूंद गिरी, गहरे रंग की अंगूठी से एक चमकदार रोशनी उभरी और वो तैरते हुए हुआंग शियाओलोग के बाएं हाथ की अनामिका पर अपने आप फिसल गई। केवल फिर ऐसा लगा जैसे वो उसके शरीर में धंस गया हो, नजरों से ओझल हो गया हो। जब हुआंग शियाओलोग ने इसके बारे में सोचा तो ये फिर से उसकी अनामिका पर दिखाई दिया। असुर रिंग के अंदर बड़ी जगह को महसूस करते हुए हुआंग शियाओलोग प्रसन्न हुआ। ये कुछ 100 घन मीटर से अधिक चौड़ा था और इस असुर रिंग के साथ उसके लिए दूसरों द्वारा खोजे जाने की चिंता किए बिना चीजों को ले जाना अधिक सुविधाजनक होगा। उसके बाद वो दीवार पर चमकदार काले ब्लेड की जोड़ी को देखकर पीछे मुड़ा और एक छोटी सी छलांग के साथ उसने ब्लेड की जोड़ी को नीचे गिरा दिया। कृपाणों के शरीर से एक अजीब गुनगुनाहट की आवाज निकलती हुई प्रतीत होती थी जो लोगों के दिमाग में घुस सकती थी, जिससे ठंड और चुभने वाली अनुभूति होती थी जिससे लोग डर जाते थे। हुआंग शियाओलोग ने अपने हाथों में असुर तलवारों की जांच की। तलवारों के शरीर में एक हल्की बहती हुई शैतानी काली धारा देखी जो परोक्ष रूप से भयानक आतंक की धुंधली छवियां बना रही थी। हुआंग शियाओलोग ने जितनी देर तक असुर तलवारें अपने हाथों में रखी, उन्हें वे उतनी ही अधिक पसंद आए। असुर की तलवारें, वध की तलवारें, बढ़िया, अब से आप मेरे सभी शत्रुओं का वध करने के लिए मेरे साथ चलेंगे। हुआंग शियाओलोग ने कृपाण शिखा पर हाथ फेरते हुए कहा, जैसे कि वो अपने शब्दों का अर्थ समझ गया हो। तलवारों से हर्षित ध्वनि गूंज उठी। ये देखकर हुआंग जियाओलोग और अधिक स्नेही हो गया।
फिर मालिक को पहचानने के लिए उसी विधि का उपयोग करते हुए उसने ब्लेड पर खून की कुछ बूंदें टपका दी और जैसे ही ताज़ा खून की बूंदें एक साथ विलीन हो गई, हवा में तैरते हुए ब्लेड से एक खून की लाल रोशनी फूट पड़ी जो उसकी ओर उड़ गई बाईं ओर, और दूसरा हुआंग शियाओलो के दाईं ओर। हुआंग शियाओलो की बाहों में टैटू जैसी 2 छोटी असुर तलवारें उभरी। हुआंग शियाओलो ने सुरक्षित रखने के लिए कागज की शीट और असुर रणनीति पुस्तक को असुर रिंग में रख दिया और कमरे से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। हालांकि वो दरवाजे तक पहुंचते ही रुक गया और जैद बिस्तर की ओर देखने लगा। वो ठंडा जैद बिस्तर भी ले गया। तीसरे कमरे को छोड़कर हुआंग शियाओलो गुफा के चारों ओर चला गया, ये पुष्टि करने के बाद कि उससे कुछ छूटा नहीं है। वो बाहर निकलने की ओर चल दिया। उन्होंने गुफा के प्रवेश द्वार में लगे जल फैलाव मोती को हटाने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि घाटी में गुफा अच्छी तरह से छिपी हुई थी। इसलिए उन्होंने भविष्य में अपने अभ्यास के लिए गुफा का उपयोग करने की योजना बनाई थी। यही कारण था कि उन्होंने जल फैलाव मोती नहीं लिया। इस गुफा को बनाए रखने के लाभ थे। झील से बाहर आकर हुआंग शियाओलो किनारे पर तैर गया और अपने कपड़े पहने यान फलों को अपनी अंगूठी में स्थानांतरित कर लिया। हा, ठीक इसी समय छोटे बैंगनी बंदर ने यान फल की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना समाप्त कर लिया था और हर्षित कदमों के साथ हुआंग शियाओलो की ओर दौड़ता हुआ आया। हुआंग शियाओलो ने देखा कि 2 यान फलों को अवशोषित करने के बाद स्पिरिट डिवोरिंग वायलेट एप का पर चमकीला हो गया और उसकी आंखें चमकदार हो गई। हालांकि उसके शरीर का आकार वही रहा। छोटे भाई, मुझे अब वापस जाना होगा, मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगा, हुआंग शियाओलो ने आगे झुककर छोटे बैंगनी बंदर से कहा। लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, छोटा बैंगनी बंदर चिल्लाया और एक पल में हुआंग शियाओलो के कंधे पर आराम से बैठा दिखाई दिया। हुआंग शियाओलो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और मजाक में कहा, छोटे लड़के, मुझे मत बताओ कि तुम मेरे पीछे घर चलना चाहते हो। अप्रत्याशित रूप से छोटे बैंगनी बंदर ने चिल्लाया और अपना छोटा सिर हिलाया। हुआंग शियाओलो को उम्मीद नहीं थी कि यह छोटा बैंगनी बंदर उसके पीछे पीछे घर तक आने को तैयार होगा। थोड़ी देर विचार करने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। एक लड़का और एक बंदर घाटी से चले गए। हरी घास और सफेद हड्डी वाले पहाड़ों से गुजरते हुए हुआंग शियाओलो ने सोचा, क्या रेन गोकुंग ने इन सभी लोगों को मार डाला? घाटी को छोड़कर हुआंग शियाओलो ने कोई मोड़ नहीं लिया और सीधे हुआंग कबीले मनो की ओर चला गया। जब तक वो हुआंग कबीले की हवेली में पहुंचा, तब तक दोपहर हो चुकी थी। जैसे ही वो अपने छोटे से आंगन में दाखिल हुआ, उसकी मुलाकात हुआंग मिन से हुई, जो उसकी छोटी बहन थी, जो अभी अभी उसके छोटे आंगन से निकली थी। बड़े भाई, तुम कहाँ गए थे? हुआंग मिन ने पूछा, लेकिन वो केवल इतनी दूर ही गया था। जब उसने हुआंग के कंधे पर छोटे बैंगनी बंदर को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। जिया लोग खुशी से ताली बजाते हुए वो लगभग जोर से चिल्लाया, कितना प्यारा बंदर है, सबसे बड़ा भाई। आपने इसे कहाँ से खरीदा? अध्याय 10, 1000 वर्ष लीरियन हॉट ग्रास। कहाँ से खरीदे? अपनी बहन की खुशी का रोना सुनकर हुआंग शियाओलो ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए सोचा कि यह वायलेट डिवोरिंग स्पिरिट ऐप एक दुर्लभ आध्यात्मिक जानवर है, जिसे आप बहुत सारा पैसा होने पर भी नहीं खरीद सकते। हा, छोटे बैंगनी बंदर ने उसे छोटा बंदर कहने के लिए हुआंग मिन पर विरोध करते हुए जोर से चिल्लाया, जिससे हुआंग मिन आश्चर्यचकित हो गया, जिसका हाथ उसे सहलाने के लिए बढ़ा। क्षण भर के लिए चौंकने के बाद हुआंग मिन ने अपनी आंखें चौड़ी की और वायलेट डिवोरिंग स्पिरिट ऐप को गुस्से से देखा। यह एक छोटे बंदर और एक छोटी लड़की के बीच घूरने की प्रतियोगिता की शुरुआत थी। बड़ी मुश्किल से कुछ समय बाद हुआंग शियाओलो हुआंग मिन से भागने में कामयाब रहा और हुआंग मिन की पीछे हटती छवि की ओर देखते हुए उसने राहत की गहरी सांस ली। अपने कमरे में वापस आकर छोटे बंदर को अपने कंधे से हटाकर उसने असुर रिंग स्थान से ठंडा जैद बिस्तर निकाला और उस पर क्रॉस लेग करके बैठ गया और असुर रणनीति की पहली परत के अनुसार अपना पहला अभ्यास शुरू किया। असुर टैक्टिक्स तकनीक को क्रियान्वित करने के कुछ ही समय बाद एक अशुभ ठंडक फैल गई, मानो नरक की गहराई से आ रही हो, जिसने हुआंग शियाओलो को अंदर से घेर लिया। इस आध्यात्मिक ऊर्जा को उसकी डबल हेडेड स्नेक मार्शल स्पिरिट द्वारा लगातार निगला जा रहा था और फिर हुआंग शियाओलो के मेरिडियन में प्रवाहित किया गया। जब अशुभ भयंकर ठंड हुआंग शियाओलो के शरीर में प्रवेश कर गई तो वो कांपने से खुद को नहीं रोक सका। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो 1000 फुट के ग्लेशियर के नीचे दबा हुआ है। हुआंग शियाओलो का दिल कड़ा हो गया। उसने जल्दी से अपने मन और इच्छा शक्ति को मजबूत किया। वो बर्फीली ठंडी ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए असुर रणनीति को क्रियान्वित करने में लगा रहा। ये बर्फीली ऊर्जा हुआंग शियाओलो के मध्याह्न रेखा के साथ बेहद धीमी गति से चलती थी। हर गुजरते सेंटीमीटर के साथ उसका खून ऐसा महसूस होता था मानो वो जमने वाला हो। अपने दांत पीसते हुए हुआंग शियाओलो कायम रहा। असुर रणनीति की पहली परत की साधना तकनीक को क्रियान्वित करना, इसे बार बार दोहराना। लंबे समय के बाद भयंकर ठंड की अनुभूति कम हो गई और उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा शुद्ध युद्ध क्यूई में परिष्कृत हो गई। जिस क्षण बर्फीली ठंडी ऊर्जा सफलतापूर्वक युद्ध क्यूई में परिवर्तित हो गई, हुआंग शियाओलो को एहसास हुआ कि इसमें केवल आधा घंटा लगा। जुआन किन की खेती तकनीक की तुलना में परिणाम 10 गुना बेहतर थे। ये खोज हुआंग शियाओलो को पसंद आए।
ऐसा लगता है कि नोट वही कहता है। सत्य, हालांकि अंडरवर्ल्ड की आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करना कठिन है, एक बार जब ये सफल हो जाता है तो लाभ बहुत अधिक होता है। असुर टैक्टिक्स पुस्तक की रीढ़ पर रखे नोट में कहा गया है कि असुर टैक्टिक्स का अभ्यास करना अंडरवर्ल्ड की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ संबंध बनाने के समान है जो भौतिक को परेशान करती है। वो बर्फीली हवा, निस्संदेह तथाकथित अंडरवर्ल्ड की आध्यात्मिक ऊर्जा थी। अंडरवर्ल्ड की आध्यात्मिक ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच श्रेष्ठ ऊर्जाओं में से एक थी। आध्यात्मिक ऊर्जा की गुणवत्ता जितनी अधिक थी, ये भौतिक शरीर को संयमित करने में उतनी ही बेहतर थी, और परिवर्तित युद्ध क्यों अधिक शुद्ध और अधिक शक्तिशाली थी। ये खेती की तकनीकों के बीच का अंतर था। साधना तकनीक का स्तर जितना ऊंचा होता है, अवशोषित आध्यात्मिक ऊर्जा की गुणवत्ता उतनी ही अधिक होती है। परिवर्तित युद्ध क्यों अधिक मजबूत होती है। मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में जो लोग उच्च रैंक की खेती तकनीकों का अभ्यास करते थे, वे मजबूत विरोधियों को चुनौती देने के लिए स्तरों को पार करने में सक्षम थे। यह इस कारक के कारण था। मार्शल आत्माएं किसी व्यक्ति की भविष्य की ताकत और उपलब्धियों को निर्धारित करती थी, और खेती तकनीक की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। समय बीतता गया और जल्द ही एक महीना बीत गया। इस महीने में अभ्यास के अलावा हुआंग शियाओलोग अभी भी अभ्यास कर रहा था। अंतर केवल इतना था कि हुआन पेंग द्वारा दी गई जुआनकिन साधना तकनीक के बजाय हुआन शियाओलोग ने असुर रणनीति और बॉडी मेटामॉर्फोस शास्त्रों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अपनी खेती तकनीक को बदलने के बाद हुआन शियाओलोग की अभ्यास गति बहुत बढ़ गई। घाटी से लौटने के एक महीने बाद वो दूसरे क्रम के अंत के चरम पर पहुंच गया था। किसी भी समय वो तीसरे क्रम का योद्धा बन सकता था। रात के मनमोहक अंधेरे में चांदी की चांदनी नीचे की ओर प्रवाहित हो रही थी। हुआन शियाओलोग ठंडे जैद बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था। अंडरवर्ल्ड की आध्यात्मिक ऊर्जा शून्य से बाहर निकल रही थी और दो सिर वाले सांप मार्शल स्पिरिट ने उसे निगल लिया था, जिसके जबड़े खुले हुए थे। हुआन शियाओलोग के शरीर के भीतर लड़ाई क्यों प्रचंड लहरों की तरह तेजी से घूमती रही। ठीक उसी तरह जब वो चरम पर था, पहला क्रम दूसरे क्रम में टूट रहा था। हालांकि तीसरे क्रम के योद्धा को भेदना कहीं अधिक कठिन था। प्रतिरोध अवरोध अधिक मोटा था, लेकिन हुआन शियाओलोग कायम रहा। उसकी लड़ाई क्यूई बैरियर से टकराती रही। न जाने कितना समय बीत गया। तीसरे क्रम के बैरियर पर अचानक 1 मिनट लंबी दरार दिखाई दी। ये जानते हुए कि तीसरे क्रम की बाधा ढीली हो रही थी, हुआन जियाओलोग ने उत्साहित महसूस किया और छोटी दरार के रूप में बाधा के खिलाफ अधिक आक्रामक तरीके से धक्का दिया। अवरोध बड़ा होता गया और आखिरकार एक विस्फोट की आवाज उसके शरीर के भीतर गूंज उठी। अचानक आई बाढ़ की तरह युद्ध क्यूई विजयी होकर तीसरी परत के मध्याह्न रेखा में पहुंच गया। तीसरा आदेश। अंत में उसने तीसरे क्रम के योद्धा की ओर अपना रास्ता बनाया। वांग शियाओलोग ने अपनी आंखें खोली, अपने दिल में खुशी को छुपाने में असमर्थ रहे। एक बार जब उसने तीसरे क्रम को तोड़ दिया तो चौथा क्रम ज्यादा दूर नहीं था। एक बार जब मैं चौथे क्रम पर आगे बढ़ जाता हूँ तो मैं युद्ध कौशल का अभ्यास शुरू कर सकता हूँ, और एक बार जब मैं चौथे क्रम पर पहुंच जाऊंगा तो मेरी मार्शल भावना विकसित हो जाएगी। उस समय मेरी मार्शल भावना की जन्मजात प्रतिभा से एक कौशल प्रकट होगा। वांग शियाओलोग ने मन ही मन सोचा। 7 वर्ष की आयु में युद्ध की भावना जागृत हुई। हालांकि जागृत मार्शल भावना केवल अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। केवल जब युद्ध क्यूई चौथे क्रम पर पहुंच गया तो मार्शल स्पिरिट मजबूत होने के लिए विकसित होगी, जबकि मार्शल स्पिरिट के मालिक को मार्शल स्पिरिट की जन्मजात प्रतिभा, कौशल या क्षमताएं हासिल होंगी। मार्शल स्पिरिट का ग्रेड जितना ऊंचा होगा, विकसित होने के बाद जन्मजात प्रतिभा उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। लेकिन चौथा आदेश केवल एक सामान्य संकेत था। ग्रेड 1, 2 और 3 से लेकर निम्न स्तर की मार्शल स्पिरिट वाले लोग अपनी मार्शल स्पिरिट की प्राकृतिक सीमा के कारण अधिकांश समय चौथे क्रम में आगे बढ़ने में असफल रहे और बिना किसी साहसिक कार्य के चौथे क्रम में प्रवेश कर गए। एक कठिन चुनौती होगी। यही कारण है कि निम्न स्तर की मार्शल स्पिरिट वाले लोगों को अपने जीवन में कभी भी किसी मार्शल स्पिरिट की जन्मजात प्रतिभा या क्षमता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि वे चौथे क्रम तक पहुंचने में असमर्थ थे। इसलिए उनकी मार्शल आत्माएं विकास से गुजरने में असमर्थ थी। ठंडे जैद बिस्तर से उतरते हुए हुआंग शियाओलोग ने अपना कमरा छोड़ दिया। रात के इस समय चांदनी के नीचे हवा धुंधली थी और हुआंग शियाओलोग की छाया एक झटके में गायब हो गई और फिर से पीछे के पहाड़ पर दिखाई देने लगी। असुर रणनीति को क्रियान्वित करने पर उसकी आंखें खून से लाल हो गई और उसके काले बाल पूरी तरह से सफेद हो गए। साथ ही उसके शरीर के चारों ओर वध की काली आभा प्रवाहित हो गई। ये काया असुर रणनीति असुर शरीर का अभ्यास करने के बाद हासिल की गई थी, लेकिन ये परिवर्तन का केवल प्रारंभिक चरण था। नोट में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार एक बार जब हुआंग शियाओलोग ने असुर रणनीति के उच्चतम स्तर में महारत हासिल कर ली तो वो एक वास्तविक असुर में बदल सकता था। असुर शरीर में परिवर्तित होने के बाद चांदनी के नीचे हुआंग शियाओलोग की गति तैरते काले बादल के समान थी। अचानक उसके हाथ लहराते हुए एक हथेली की। इसमें आगे एक विशाल पेड़ की ओर टकराने वाली ठंडी हवा के निशान थे, जो पेड़ के मोटे तने से होकर दूसरे छोर से होते हुए दूसरे और तीसरे पेड़ से होकर गुजर रही थी। पेड़ के चौथे तने पर एक बच्चे की हथेली का निशान तने में कुछ इंच तक धंसा हुआ था।
चौथे पेड़ के तने पर ताड़ के निशान को देखते हुए हुआंग शियाओलोग ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। अंडरवर्ल्ड युद्ध क्यूई के साथ संयुक्त रूप से तीसरे क्रम में प्रवेश करने पर ईथन पाम की क्षति शक्ति लगभग 4 गुना बढ़ गई थी और अपनी वर्तमान ताकत के साथ ये तीसरे क्रम के दिवंगत योद्धा को मारने में सक्षम थी। बेशक तीसरे क्रम में आगे बढ़ने के बाद और अंडरवर्ल्ड की आध्यात्मिक आभा के तर्के के लाभों के कारण हुआंग शियाओलोग का शरीर मजबूत हो गया था। पिछले पहाड़ पर बॉडी मेटामॉर्फो स्क्रिप्चर्स का अभ्यास करने में कुछ समय बिताते हुए हुआंग शियाओलोग तभी हुआंग कबीले मनों में लौटे जब आकाश में रोशनी होने लगी। एक बार हुआंग कबीले मनों में वापस आने पर हुआंग पेंग ने हुआंग शियाओलोग को पूर्वी प्रांगण के हॉल में बुलाया। पिताजी, माँ, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? पूर्वी आंगन के हॉल में प्रवेश करते हुए हुआंग शियाओलोग ने सीट लेते हुए पूछा। हुआंग पेंग और सुयान जटिल और झिझक रहे थे। कल हुआंग वेई प्रथम श्रेणी का योद्धा बन गया था। हुआंग पेंग ने आखिरकार अपना मुंह खोला और कहा। तभी हुआंग शियाओलोग को अपने माता पिता का उसे बुलाने का उद्देश्य समझ में आया। संक्षेप में, वे अभी भी वर्ष की कबीले सभा के अंत के बारे में चिंतित थे। हालांकि 2 महीने से भी कम समय में हुआंग वेई वास्तव में फर्स्ट ऑर्डर तक आगे बढ़ गए। इतनी जल्दी? तार्किक रूप से कहें तो भले ही हुआंग वेई के पास ग्रेड 10 मार्शल स्पिरिट 3 आइड ब्लैक टाइगर था, फिर भी इतने कम समय में फर्स्ट ऑर्डर तक आगे बढ़ना असंभव था। पिता ने 1000 साल पुराने लीरियन हॉट ग्रास के तने को पाने के लिए काउंटी नीलामी घर में बहुत बड़ी रकम खर्च की। हुआंग पेंग ने कहना जारी रखा। 1000 साल लीरियन हॉट ग्रास। हुआंग शियाओलोग चौंक गया और फिर उपहास किया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 2 महीने से भी कम समय में हुआंग वेई प्रथम श्रेणी के योद्धा के रूप में आगे बढ़ने में सक्षम हो गए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि दादाजी हुआंग काइड ने हुआंग वेई के अभ्यास के लिए 1000 साल पुराना लीरियन हॉट ग्रास प्राप्त करने के लिए बड़ी रकम खर्च की थी। 1000 साल पुराने लीरियन हॉट ग्रास का डंठल कोई सस्ती चीज नहीं थी और यह बिल्कुल स्पष्ट था कि दादाजी हुआंग काइड ने हुआंग वेई को हुआंग कबीले हवेली के भविष्य के स्तंभ के रूप में सोचा था। इसलिए उन्होंने इसकी खेती के लिए सभी संसाधन और प्रयास खर्च किए, जबकि उन्होंने, हालांकि वो उसी व्यक्ति का पोता था, लीरियन हॉट ग्रास की उपेक्षा करते हुए हुआंग शियाओलोग को बैटल क्यूई डैन भी नहीं मिला। अध्याय 11। आपको पहला ऑर्डर कैसे मिला? भले ही हुआंग वेई के पास 10वीं कक्षा की मार्शल भावना हो, उसके पिता की कार्रवाई उसके लिए बहुत पक्षपातपूर्ण है। सुयान ने असंतुष्ट तरीके से तर्क दिया। क्या यह वर्ष की कबीले सभा के अंत में हो सकता है कि हमारा जियालोग वास्तव में? जैसे ही सुयान की आंखें लाल हो गई, शब्द उसके गले में अटक गए। मैं पिताजी से बात करने जा रहा हूँ। इस समय हुआंग पेंग गुस्से से उठे और कहा, पिताजी, यह आवश्यक नहीं है। हुआंग शियाओलोग ने अचानक हुआंग पेंग को रोका और कहा, दादाजी को खोजने की कोई जरूरत नहीं है। हुआंग पेंग और सुयान ने मुड़कर अपने बेटे की ओर देखा। जैसे ही हुआंग पेंग ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, उसने अपने बेटे के शरीर पर युद्ध क्यूई की शानदार चमक देखी। लड़ाई क्यूई का बाहरी प्रक्षेपण। एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद हुआंग और सुयान सदमे में बोल पड़े। उनके चेहरे पर अविश्वास की अभिव्यक्ति स्पष्ट थी। लड़ाई क्यूई का बाहरी प्रक्षेपण, क्या इसका मतलब है? प्रथम श्रेणी के योद्धा हुआंग पेंग और सुयान के दिमाग में एक विचार दौड़ था। प्रथम क्रम के योद्धा तक पहुंचने के बाद ही युद्ध क्यूई को शरीर से बाहर प्रक्षेपित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जिसने युद्ध क्यूई को सफलतापूर्वक संक्षिप्त किया था, वह युद्ध क्यूई को बाहर की ओर प्रक्षेपित करने में असमर्थ था। जियाओलोग, क्या ऐसा हो सकता है कि आप फर्स्ट ऑर्डर तक आगे बढ़ गए हो? हुआंग पेंग ने कांपती आवाज में पूछा। हालांकि उसने परीक्षण को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उसने निश्चित होने की हिम्मत नहीं की क्योंकि यह एक भ्रम बन सकता था। यह सही है पिताजी, माँ, मैं पहले ही प्रथम आदेश तक पहुंच चुका हूँ। हुआंग शियाओलोग ने सिर हिलाया। वह अपने माता पिता को कबीले सभा से संबंधित मामलों के बारे में अंतहीन चिंता करते नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने अपनी कुछ ताकत प्रकट करने का फैसला किया। अपने बेटे की पुष्टि सुनकर हुआंग पेंग और सुयान को अंततः सच पर विश्वास हो गया। उनके चेहरों पर खुशी छा गई, खासकर सुयान के। सदमे और उत्तेजना से गुजरने के बाद वो दौड़कर आया और हुआंग शियाओलोग को कसकर गले लगाया। अद्भुत, मेरा बेटा अंततः प्रथम क्रम में आगे बढ़ गया। सुयान के चेहरे से खुशी के आंसू छलक पड़े। सुयान काफी कामुक महिला थी। इतनी कसकर गले लगाने से हुआंग शियाओलोग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दम घुटने वाला था। आखिरकार वह एक पल के बाद बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाने में कामयाब हुआ। ये सिर्फ पहला ऑर्डर है, क्या इतना हंगामा करना जरूरी है? हुआंग शियाओलोग ने अपने दिल में निराशा से सोचा। हालांकि वो वास्तव में उस प्यार को महसूस कर सकता था जो हुआंग पेंग और सुयान के मन में उसके लिए था। हुआंग पेंग और सुयान जल्द ही धीरे धीरे अपनी खुशी और उत्तेजना से शांत हो गए। जियाओलोग, आप पहले ऑर्डर तक कैसे आगे बढ़े? हुआंग पेंग ने अपने दिल में संदेह व्यक्त किया। हुआंग शियाओलोग की 7वीं कक्षा की मार्शल स्पिरिट प्रतिभा के साथ प्रथम क्रम तक आगे बढ़ने में कम से कम 1 वर्ष या उससे अधिक समय लगेगा। सुयान ने भी अपने बेटे की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। जाहिर है उसे भी कुछ संदेह है। बोलने के बजाय हुआंग शियाओलोग ने हुआंग पेंग और सुयान की आश्चर्यचकित निगाहों के नीचे अपनी छाती से 2 चमकीले लाल पल हटा दिए।
फलों की चमकीली और रसीली लालिमा ने लोगों को चकाचौंध कर दिया। ये यांग फल है, हुआंग पेंग और सु यान ने आश्चर्य से कहा। हाँ, हुआंग जियाओलोंग हंसे। 1 महीने पहले मुझे गलती से ये यांग फल पीछे के पहाड़ की एक घाटी में मिल गए। कुल मिलाकर 5 फल थे और मैंने उनमें से 3 ले लिए। वास्तव में शुरुआत में यांग फल के 5 टुकड़े थे, लेकिन हुआंग शियाओलोंग ने केवल 1 ही खाया। 3 फल। हुआंग पेंग और सु यान ने एक दूसरे की ओर देखा। अंततः उन्हें वास्तविक कारण समझ में आया कि क्यों उनका बेटा इतने कम समय में फर्स्ट ऑर्डर तक आगे बढ़ गया। अच्छा, हाँ, जियाओलोंग, आपकी किस्मत अप्रत्याशित रूप से इतनी अच्छी है। यांग फल एक अद्भुत फल है। इसके लाभ लीरियन हॉट ग्रास की तुलना में कम नहीं है जो आपके दादाजी ने हुआंग वेई के लिए खरीदा था। हुआंग पेंग खुशी से हंसे। यह आपकी भविष्य की खेती के लिए भी फायदेमंद है। यहाँ तक कि सु यान भी कान से कान तक मुस्कुरा रही थी। पिताजी, माँ, ये 2 यांग फल है, आप दोनों एक लें और खेती करें, हुआंग शियाओलोंग ने कहा। हुआंग पेंग और सु यान की मुस्कुराहट उनके चेहरे पर सख्त हो गई और वे मना करने ही वाले थे कि तभी हुआंग शियाओलोंग ने टोकते हुए कहा, मैंने पहले ही 3 फल ले लिए हैं, अब और लेने से वे केवल बर्बाद हो जाएंगे और मुझे कोई फायदा नहीं होगा। पापा मम्मी ले ले तो बेहतर है। ये सुनकर हुआंग पेंग और सु यान अब कुछ नहीं कह सके। कुछ सेकंड बाद हुआंग पेंग ने सिर हिलाया। अच्छा, हुआंग शियाओलोंग के हाथ से 2 यांग फल लेते हुए उसने उन्हें देखते हुए गहरी सांस ली और अपने दिल में उत्साह को दबाने का प्रयास किया। वो 1 वर्ष से अधिक समय से छठे क्रम के अंत में फंसा हुआ था। यांग फल के इस टुकड़े के साथ वो 2 महीने में छठे क्रम के शिखर तक पहुंच सकता था। उसे वास्तव में इस यांग फल की आवश्यकता थी। अपनी हथेली में छोटे लाल रसीले फल को देखते हुए सु यान की अभिव्यक्ति हुआंग पेंग से बहुत अलग नहीं थी। यांग फल के इस टुकड़े के साथ उसके छठे क्रम पर आगे बढ़ने की उम्मीद थी। जियाओलोंग, फर्स्ट ऑर्डर में अपनी प्रगति के बारे में फिलहाल दूसरों को न बताएं। हुआंग पेंग ने कुछ स्पष्टता हासिल करने के बाद अपने बेटे से कहा, हालांकि आप यांग फलों को निगलने के बाद आगे बढ़ने में कामयाब रहे, फिर भी आपको अपने अभ्यास में प्रयास करने की जरूरत है। बुधा के अंत से पहले मध्य प्रथम क्रम तक पहुंचने का प्रयास करें। उद्धरण चिन्ह। हुआंग पेंग की राय में जब तक उनका बेटा पहले ऑर्डर के मध्य तक पहुंच सकता है, भले ही उस समय हुआंग वेई को पहले ऑर्डर में देर हो गई हो, उनके बेटे के दोनों हाथों को लकवा मारना मुश्किल होगा। पहले ऑर्डर के मध्य और पहले ऑर्डर के अंत के बीच का अंतर लगभग नगण्य था। पिताजी, माँ, निश्चिंत रहें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, हुआंग शियाओलोंग ने कहा। हुआंग पेंग और सु यान ने उन शब्दों से एक दूसरे को सांत्वना दी। थोड़े समय बाद हुआंग शियाओलोंग पूर्वी प्रांगण के हॉल को छोड़कर अपने छोटे प्रांगण में लौट आए और सीधे अभ्यास मोड में प्रवेश कर गए। तीसरे क्रम में आगे बढ़ने के बाद अंडरवर्ल्ड की आध्यात्मिक आभा को अवशोषित करने में 2 सिर वाली मार्शल स्पिरिट की गति फिर से बढ़ गई थी। उसके शरीर के भीतर युद्ध क्यूई अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गई थी। लगभग हर दूसरे दिन की गति से उसके शरीर के भीतर लड़ाई क्यूई अधिक मोटी और अधिक शक्तिशाली हो गई। हुआंग शियाओलोंग जिस छोटे आंगन में रहता था, वो हुआंग कबीले हवेली के सबसे पूर्वी हिस्से में स्थित था। इसलिए उसके माता पिता और उसकी बहन हुआंग मिन के अलावा लोग शायद ही कभी वहां से गुजरते थे, जिससे हुआंग शियाओलोंग को सबसे सुविधाजनक स्थान पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। अभ्यास। हुआंग शियाओलोंग के दिन या रात की परवाह किए बिना पागलपन भरे तरीके से अभ्यास करने से उसकी युद्ध क्यूई और आंतरिक शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई। आरंभिक तृतीय क्रम शिखर, मध्य तृतीय क्रम, मध्य तृतीय क्रम शिखर, अंतिम तृतीय क्रम। 3 महीने बीतने तक हुआंग शियाओलोंग की लड़ाई क्यूई तीसरे क्रम के अंत में अपने चरम पर पहुंच गई थी। वो किसी भी समय चौथे क्रम पर आगे बढ़ सकता था और विधानसभा के अंत तक केवल 2 सप्ताह से भी कम समय बचा था। वर्ष के कबीले का। हालांकि चौथा क्रम एक विभाजन रेखा थी। चौथे क्रम की बाधा पिछले दूसरे और तीसरे क्रम की तुलना में बहुत अधिक मोटी थी। कठिनाई अतुलनीय थी। हुआंग कबीले मनों में ऐसे शिष्य थे जिनके पास ग्रेड 7 की मार्शल स्पिरिट थी, जो 2 साल से अधिक समय तक तीसरे क्रम के चरम पर फंसे रहे, सफलता हासिल करने में असमर्थ थे। चौथे आदेश की ओर वांछित, यहाँ तक कि जिन लोगों के पास 8वीं कक्षा की मार्शल स्पिरिट थी, उन्होंने आगे बढ़ने से पहले तीसरे क्रम के अंत में चरम पर 1 वर्ष से अधिक समय बिताया। 2 सप्ताह जल्दी बीत गए। कबीले की सभा के निकट आने के साथ हुआंग कबीले की हवेली उत्सव और जीवंत माहौल से भर गई, क्योंकि कबीले की सभा के 2 दिन बाद नए साल की शुरुआत थी। पूरे हुआंग कबीले हवेली को भव्य रूप से सजाया गया था। हुआंग कबीले की हवेली के बाकी हिस्सों के विपरीत हुआंग शियाओलोंग का छोटा आंगन उजाड़ और अकेला लग रहा था। कल कबीले की वार्षिक बैठक है। 1 दर्जन से अधिक दिनों के कठिन अभ्यास के बाद हुआंग शियाओलोंग ने अपना कमरा छोड़ दिया और अंततः तीसरे क्रम के चरम पर एक बाधा का सामना करना पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे चौथे क्रम तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। हुआंग शियाओलोंग छोटे से आंगन से बाहर चला गया। कल वार्षिक कबीले सभा है। क्या तुमने सुना? इस बार ओल्ड मैनर लॉर्ड प्रकट होंगे। इस वर्ष ये पहली बार है कि युवा लॉर्ड हुआंग वेई अपनी मार्शल भावना को जागृत करने के बाद कबीले सभा में भाग लेंगे। निश्चित रूप से ओल्ड मैनर लॉर्ड बैठक में शामिल होंगे। इतना ही नहीं,
मैंने सुना है कि ओल्ड मैनर लॉर्ड ने ली परिवार के ओल्ड पैट्रियार्क को भी आमंत्रित किया था, तो इसका मतलब है कि ली परिवार के पुराने पितामह आएंगे। ली परिवार और हुआन कबीले की हवेली को कैंगलान काउंटी की मुख्य ताकतें माना जाता था। ली परिवार के पुराने संरक्षक ली म्यू और हुआन शियाओलोग के दादा हुआन काइड के बीच संबंध हमेशा अच्छे रहे थे। अध्याय 12 वार्षिक कबीले सभा शुरू होती है। इस साल की कबीले सभा में दादाजी हुआन काइड ने ली परिवार के पुराने संरक्षक ली म्यू को भी आमंत्रित किया। वो वास्तव में बहुत प्रयास और विचार करते हैं, हुआन जियाओलोग ने मन ही मन सोचा। उनका मानना था कि उनके दादाजी ने ली परिवार के पुराने पितामह को सभा देखने के लिए आमंत्रित करने का कारण इतना सरल नहीं था। पूर्वी प्रांगण के रास्ते में हॉल को रंगीन लालटेन और बैनरों से सजाया गया था। जब व्यस्त गार्ड और नौकरानियों ने हुआन जियाओलोग को पास से गुजरते देखा तो वे तुरंत सलाम करने के लिए रुक गए। यंग लॉर्ड जियाओलोग। हुआन जियाओलोग ने पास से गुजरते हुए सिर हिलाया। हालांकि रास्ते में वो अपने पीछे गार्डों और नौकरानियों की अजीब निगाहों को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि हुआन वेई का हुआन शियाओलोग की बाहों को लकवाग्रस्त करने का बयान इन गार्डों और नौकरानियों के कानों तक पहुंच गया था। हुआन शियाओलोग ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और पूर्वी प्रांगण में पहुंचे। मुख्य हॉल के अंदर हुआन पेंग और सुयान दोनों मौजूद थे, माता पिता। मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही हुआन शियाओलोग चिल्लाया, जियाओलोग तुम यहाँ हो। सुयान ने हुआन शियाओलोग को अपने बगल में बैठने के लिए खींच लिया और पूछा, कल कबीले की सभा है, आपका अभ्यास कैसा चल रहा है? दूसरी तरफ बैठा हुआन पेंग भी हुआन शियाओलोग को देख रहा था। हुआन शियाओलोग ने हल्की सी हंसी उड़ाते हुए कहा, पिताजी, माँ, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें कल निराश नहीं करूंगा। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, सुयान आश्चर्य से जोर से चिल्लाया, जियाओलोग, क्या आप पहले ही ऑर्डर के मध्य तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं? सुयान ने सोचा कि उसके बेटे का आत्मविश्वास फर्स्ट ऑर्डर के मध्य तक पहुंचने से आया है। हुआन पेंग इस समय हंसे, ठीक है मेरे बेटे, तुमने वास्तव में पिताजी को निराश नहीं किया। जब हुआन शियाओलोग ने अपने माता पिता की बातें सुनी तो उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान रोक ली। अंदर क्या ऐसा हो सकता है? वार्षिक कबीले सभा से पहले प्रथम आदेश के मध्य तक आगे बढ़ना उसके माता पिता की उससे सबसे अधिक अपेक्षा थी। पिताजी, मैंने इस साल की वार्षिक कबीले सभा में गार्डों से सुना, ली परिवार के पुराने कुलपति क्या ली म्यू आ रहे हैं? हुआन शियाओलोग ने विषय बदलते हुए पूछा। हुआन पेंग ने सिर हिलाया। इस बार ली परिवार के पूर्व मुखिया के अलावा वो अपनी पोती ली लू को भी लेकर आए। आपकी पोती ली लू? हुआन शियाओलोग थोड़ा अचंभित हो गया और फिर मजाक में कहा, बूढ़े पैट्रियार्क ली अपनी पोती को मंगनी के लिए नहीं ला सके, है ना? लेकिन हुआन पेंग ने गंभीरता से उत्तर दिया, कबीले की सभा समाप्त होने के बाद यह आपके दादा और पूर्व कुलपति ली का उद्देश्य है। हुआन वेई और लीलू की सगाई हो जाएगी और भविष्य में ली परिवार और हमारा हुआन कबीला ससुराल वाले होंगे। हुआन जियाओलोग खाली हो गए। मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है, लीलू की प्रतिभा काफी अच्छी है, वो ग्रेड 9 मार्शल स्पिरिट डिवाइन डार्क स्पोर्ट है, सुयान ने जोड़ा। 9वीं कक्षा की मार्शल स्पिरिट में शीर्ष पर दिव्य डाक तलवार। हुआन शियाओलोग एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि यह अप्रत्याशित था कि ली म्यू की पोती लीलू के पास दिव्य डार्क स्पोर्ट मार्शल स्पिरिट होगी। मार्शल स्पिरिट वर्ल्ड में मार्शल स्पिरिट के विभिन्न रूप थे, जानवर, उपकरण, पौधे और यहाँ तक कि बिजली, हवा, पानी और आग जैसी प्रकृति से जुड़ी मार्शल स्पिरिट वाले लोग भी थे। और दिव्य डाक तलवार एक बहु हथियार मार्शल स्पिरिट डिवाइस प्रकार थी। बेशक मार्शल स्पिरिट्स वर्ल्ड में अधिकांश मार्शल आत्माएं जानवर के रूप में मौजूद थी। उदाहरण के लिए हुआन वेई का 3 आंखों वाला काला बाघ, हुआन काइड का 6 पंखों वाला सुनहरा वानर और 2 सिर वाला सांप संस्करण हुआन शियाओलोग द्वारा। थोड़े समय बाद हुआन शियाओलोग अपने छोटे से आंगन में लौट आया और असुर रणनीति का अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे रात घेराए। हुआन शियाओलोग पीछे के पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन वो अभ्यास नहीं कर रहा था। इसके बजाय वो अपने सामने विशाल समुद्र को देख रहा था। सच में हुआन वेई के संबंध में हुआन शियाओलोग को वास्तव में कोई आपत्ति नहीं थी। अपने पीछे तैर रहे 2 सिर वाले सांप की मार्शल स्पिरिट को जारी करके हुआन शियाओलोग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि तीसरे क्रम पर आगे बढ़ने के बाद उसकी मार्शल स्पिरिट कितनी शक्तिशाली थी, और वह एकमात्र व्यक्ति था जो इसे महसूस कर सकता था। ऐसा लगता है कि मुझे ये देखने के लिए पुस्तकालय की यात्रा करने की आवश्यकता है कि क्या मैं अपनी मार्शल भावना के बारे में पता लगा सकता हूँ। हुआन जियाओलोग ने मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि हुआन कबीले मनों की लाइब्रेरी में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति थी जो चौथे क्रम तक पहुंच चुके थे, इसलिए उसे जल्द से जल्द चौथे क्रम की ओर बढ़ने की आवश्यकता थी। चांदनी ने जमीन पर हुआन शियाओलोग की छोटी सी छाया को लंबा कर दिया। जैसे ही सुबह की रोशनी ने आकाश को रोशन किया, अंधेरा धीरे धीरे दूर हो गया। हुआन शियाओलोग की आकृति धुंधली हो गई और वो वापस हुआन कबीले मनों की ओर चला गया। वार्षिक कबीला सभा आखिरकार शुरू हो रही है। वार्षिक कबीला सभा शुरू होने वाली थी। हुआन कबीले मनों में लौटकर वो सीधे पूर्वी प्रांगण में गए।
वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।